हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। यह हमारा मेंस का सेशन है और हमने जो है वो आज से मेंस प्रारंभ कर दिया है। और मेंस में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ एक लेक्चर है आपको जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। इसका उद्देश्य यह है कि मैं जो है वो आपको कहीं ना कहीं पहले सरल एक सिंपल सा टॉपिक बताना चाहता हूं कि कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। ठीक, पढ़ेंगे हम थर्ड पेपर पूरा पढ़ेंगे, फोर्थ भी पढ़ना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ लेंगे पहले हिस्ट्री क्यों और पहले जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में सरल सा टॉपिक क्यों। उद्देश्य यह है कि 100% निर्धारित है मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी ना किसी रूप में ये आपके पेपर में दिखने वाला है। दूसरी बात, ये सरल टॉपिक इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो आप इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरी बात की किताबों के लिए जो है वो आपने ऑर्डर कर ही दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो किसी गंवार बंदे ने मेरे दोनों नंबर जो है वो आउट कर दिए हैं, ठीक। एक नंबर पे जो है वो आपको मैसेज करना था जो मैंने वीडियो के नीचे दिया है, लेकिन जो दूसरे पे मैसेज कर रहे हैं यार वो बहुत गलत है। तो वो जो है वो आप अपनी गलती को सुधारें और उस नंबर को आप ब्लॉक में डालें और उस पर फोन भी ना करें और उस पर मैसेज भी ना करें। दूसरा नंबर वीडियो के कमेंट में दिया है वो आपके लिए है, ठीक। तो ये बाकी बातें हम साथ में करते चलते हैं। फिलहाल पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो पढ़ाई में हम पढ़ने वाले हैं मेंस। और ये जटिल और कठिन काम क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस बंदे में थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, हो सकता है उसे 10 या 5 मिनट वीडियो समझ में ना आए, तो भैया वो पीछे भी देखे और हो सकता है दूसरी वीडियो बने तो दूसरी भी देखे, वरना वो जो है वो बाद में पछताएगा। पहली बात, ठीक। दूसरी बात यह है कि मैं खुद असमंजस में हूं कि मैं किस प्रकार से उस मेंस में घुसूं, मतलब मैं कौन सा टॉपिक किस प्रकार से आपको ऐसे पढ़ाना चालू कर दूं कि आप समझ पाए। मतलब प्रश्न के द्वारा पढ़ाऊं, कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ाऊं, टॉपिक के द्वारा पढ़ाऊं, पुराने प्रश्नों के द्वारा पढ़ाऊं, संभावित प्रश्नों के द्वारा पढ़ाऊं, नोट्स से पढ़ाऊं, किताब से पढ़ाऊं, बोर्ड पे पढ़ाऊं, डिजिटल पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं। तो अथाह क्वेश्चन दिमाग में थे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझाया, सुलझाया, तो निकल के ये आया है नतीजा कि बोर्ड जब पढ़ाना है, जब बोर्ड से बात करेंगे, हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं कि ये किताब जो है वो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, समझी है, और मैंने अपने पास जो है वो पुराने प्रश्नों को और संभावित प्रश्नों की एक सूची को तैयार कर लिया है। इनको प्रश्न कहना थोड़ा सा अल्प होगा, इनको कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है, इनको एक जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा उस के संबंध में पूरा विवरण कहा जा सकता है। अब आपको क्या करना है कि अभी तो आपके पास बुक नहीं है, लेकिन जब आपके पास किताबें होंगी, बुक होंगी, तो फिर जो हूं मैं आपको सुबह होमवर्क दूंगा और उसी चैप्टर का आपको होमवर्क दिया जाएगा जिसको मेंस में शाम को पढ़ाया जाएगा। तो उस लेवल पे आप प्री का पढ़ेंगे और फिर शाम को आके आप मेंस की क्लास में उसी चीज को मेंस के लिए सीखेंगे। कभी कभी हो सकता है जो अलग अलग भी हो, लेकिन जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जिसमें मौर्य है, प्रकाश है और बाकी बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको एक साथ लेके चला जा सकता है। और फिर जब पर्टिकुलर हम रिजल्ट के बाद पूर्णतः मेंस पढ़ेंगे या फोर्थ पेपर पढ़ेंगे जो प्री में नहीं होगा, तो आप वो है सीधा उसे एब्जॉर्ब करेंगे, उसका संबंध सुबह से नहीं होगा। तो हो सकता है आप समझ ना पाए हो तो समझ लेंगे। जैसे आज हम अशोक पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास मटेरियल होता तो मैं आपको बोलता कि आप जो है अपने मटेरियल को आपके पास खोल के रख लें, या फिर सुबह आप उससे पढ़ लें और शाम को इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो अब आप उन चीजों को मिला लें। पर आपके पास अभी नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ आनंद लें लेक्चर का। करें आप ये कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी, फेयर कॉपी, उस पर लिख लें हिस्ट्री, HISTRO बाय, लिख ही लें उस पर हिस्ट्री, और नीचे जो मैं बोलता जाऊं सिर्फ आपको वही लिखना है, ठीक। तो इसके द्वारा आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीखेंगे। इस वीडियो में आपका होगा ये कि आप जब वीडियो के एंड में उठेंगे तो आपको पूरा मौर्य साम्राज्य याद होगा। कैसा याद होगा? मुंह जबानी याद होगा। आप सड़क पे चलते हुए भी आंख बंद करके और उसका अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा अशोक ऐसा है तो ये महाराजा, ये सब बातें, ठीक। वीडियो हो सकता है 2 बने, 3 बने, 3 घंटे की बने, 1 बने, लेकिन इसके बाद मौर्य साम्राज्य आपका फाइनल है, समाप्त है और खत्म है। आपको फिर मुझे नहीं लगता किसी से जो है वो पढ़ने की उसे जरूरत पड़ेगी, और पेपर में ना आए तो असंभव है। और आ भी गया कठिन, तो आपका अगर नहीं बना तो आप ये मानो कि फिर वो जो है वो किसी का नहीं बनेगा, फिर वो जो है वो बांग्लादेश PSC वाली बात हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आप एक कॉपी ले लें, कॉपी फेयर रहेगी ये वाली, इस पे आपके शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं। तो एक नया रजिस्टर या नई कॉपी ले, आप रजिस्टर ले, अच्छा जिल्द वाला, पतला वाला, उस पर लिख लें ऊपर हिस्ट्री बाय अमित सर,
ठीक है, और शुरू कर दें मौर्य हेडिंग डाल के, और मैं बोलूं सिर्फ वही लिखें, 100% तो प्री निकलेगा, याद हो ही जाएगा, और 2000% मेंस निकलेगा, और इसके अलावा आप किसी को पढ़ा भी पाओगे, आप समझ पाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो नारा याद रखें हमारा, तुम मुझे प्री दो और मैं तुम्हें मेंस दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि सर प्रवेश कैसे करें, घुसे कैसे। तो बस तालाब के पास बैठे ऐसे करके और मैं आपको पिलाता जाता हूं, आप बस मस्ती के साथ पिए। तो शुरू होता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि मौर्य वंश के बारे में उठने वाले विवाद। मोटा मोटा आप सबको पता है मौर्य वंश था, हाँ ठीक था। चाणक्य जो है एक लड़के को उसके नेतृत्व से प्रभावित होकर उठा लेता है, और उठाने के बाद में जो है उसकी ट्रेनिंग देता है। थोड़ा और पीछे भी जाया जा सकता है कि चाणक्य जो है वो घनानंद के दरबार में जाता है और उससे कहता है कि सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है और तुम जो हो वो ऐशोआराम में हो। तो वो उसको धक्का दे देता है, ब्राह्मण करके उसका उपहास करता है, उसकी शिखा, उसकी चोटी की जो है वो गांठ खुल जाती है, और वो जो है वो शपथ और कसम ले लेता है कि मेरी शिक्षा और साहित्य में, मेरी शिक्षा में अगर शक्ति होगी या सामर्थ्य होगा तो मैं अपने भरण पोषण को करने वाले सम्राटों को स्वयं पैदा कर लूंगा। तो ये बेहतरीन युक्ति है हर एक शिक्षक के लिए कि मेरी शिक्षा में अगर सामर्थ्य होगा तो मैं अपने भरण पोषण को पैदा करने, अपने भरण पोषण को करने वाले सम्राटों को खड़ा कर दूंगा। हे घनानंद, प्रलय और सृजन मेरी गोद में पलते हैं। मतलब प्रलय और सृजन एक शिक्षक की गोद में पलते हैं। एमपीएसआई में प्रलय और सृजन ये विलोम शब्द है ये आपस में, और आप एमपीपीएससी मेन समझ चुके हैं कि एक गुरु की, एक शिक्षक की, एक राजा को जो है वो चुनौती। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से होता है, फिर वो निकल के जाता है और एक मौर्य चलाने वाले बालक को पकड़, मतलब देखता है उसकी उत्कृष्टता को, उसके नेतृत्व को, और उसको उठा लेता है और उसको तक्षशिला में जाकर ट्रेनिंग देता है, और कहानी शुरू होती है। इससे पहले का जो है बहुत बातें हैं, लेकिन हम लोग हमारे काम का उठाते हैं। तो यहां से आता है आपका मौर्य साम्राज्य। अब पहला कॉन्सेप्ट है या कहें पहला क्वेश्चन है, इस पे सबसे ज्यादा विवाद है और सबसे ज्यादा आने की इसकी संभावना है। आप बस सुने, ठीक है, मैं बताऊं सिर्फ उतना ही करना है, ज्यादा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट न डालें वरना उलझे रहोगे। ठीक, तो करना बस सिर्फ इतना है। चलते हैं। पहला इसमें अवधारणा बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया मौर्य वंश की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। मौर्य वंश कैसे बना, मौर्य वंश के राजा किस कुल के थे, मौर्य वंश के राजा किस जाति के थे, ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं या ये शूद्रों से आए हैं या ये ब्राह्मणों से आए हैं या क्षत्रियों से आए हैं या आकाश से आए हैं। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन साक्षात या स्पेशल या स्पष्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में आप क्या समझते हैं? कुछ भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मौर्य कैसे आए, एक्चुअल में है क्या ये मौर्य। ठीक, जैसे धारणा चलती है कि ब्राह्मण मुख से निकला, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से निकले, शूद्र जो है वो चरणों से निकला, उदर से निकले हैं, वैश्य, तो ऐसे करके कि ये मौर्य कहां से निकले। तो कहां से निकले, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो क्या निकल के आता है, इनका जिनसे विरोध था, मौर्यों के आने के बाद जिनको धक्का लगता है वो इन्हें शूद्र कहते हैं, वो इन्हें पिछड़ा कहते हैं, वो इन्हें ब्रशल कहते हैं, वो इन्हें कमजोर कहते हैं। जिनको फायदा होता है वो इन्हें उत्कृष्ट कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, शौर्य कहते हैं, वीर कहते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आप धारणा समझ चुके हैं। 3 प्रकार से इन्हें कहा जाता है। एक तो बोलेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को होती है हानि, क्योंकि मौर्य जो है वो तीनों प्रकार के धर्मों को जो है स्वीकार करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन को मानेगा, अजीबक बिंदुसार मानेगा और अशोक बौद्ध को मानेगा। तो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मौर्य वंश के पतन में भी सबसे पहली लाइन क्या है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, या फिर ब्राह्मणों की मंशा, या फिर ब्राह्मणों की इच्छा, या फिर ब्राह्मण धर्म का कहीं ना कहीं ऐसा चाहना। ठीक, तो ब्राह्मण धर्म में पुनः उत्तर, मतलब ब्राह्मणों ने इनके विरोधी थे, तो ब्राह्मणों ने क्या बोला कि नहीं भैया ये लोग जो है वो शूद्र हैं, ये लोग वृषण हैं, ये लोग गलत हैं, ये लोग निम्न कुल के हैं। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त तो स्पेशल रूप से कह देते हैं कि ये किस जाति के हैं, ये वृषल जाति के हैं और ये शूद्र जाति के हैं। बुक का नाम मुद्रा राक्षस, किसने बोला? विशाखदत्त ने, कि नहीं ये निम्न कुल के हैं। तो आप समझे कि ब्राह्मणों ने सबसे पहला इनका विरोध किया। विरोध सेंस मुंह से इन्होंने कह दिया कि ये निम्न कुल के हैं, और एक राजा जो है वो देवतुल्य होता है, और आपने एक निम्न कुल के बंदे को जो है वो राजा की जिम्मेदारी दी या इसे देवता के समान पूजनीय बनाया। तो सबसे पहला विरोध ब्राह्मणों का। दूसरे इनके पक्ष वाले आते हैं, और इनका पक्ष कौन करेंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय सेंस बौद्ध।
बौद्ध ये मानेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी ये मानेंगे, बौद्धों का ये कहना रहेगा कि ये क्षत्रिय थे। क्यों कह रहेगा कहना? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी कहीं ना कहीं सहिष्णुतावादी था। बिंदुसार तो जो था वो तो मतलब एक तरह से बिल्कुल निर्भीक, सबको मानने वाला ही था। लेकिन आपने अशोक को पढ़ा होगा कि 84,000 स्तूपों को बनाना, कि लुम्बिनी की यात्रा करना, कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को भेजना, और फिर बाद में बौद्ध की अस्थियों का भी मांगना कि हम इन पे भी स्तूप बनाना चाहते हैं। तो अनेक उसने काम किए बौद्ध धर्म के। तो विचारधारा ये निकल के आती है कि हो सकता है जो है वो ये क्षत्रियों के प्रिय, मतलब क्षत्रिय इन्हें सबसे उच्च जाति का मानने का प्रयास किया। किसने? बौद्धों ने। तो आप समझ चुके हैं दो कॉन्सेप्ट। पहला तो निकल के आता है आपका ब्राह्मण, जो कहते हैं कि ये शूद्र है, और विशाखदत्त को कोट करेंगे हम कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये विशल कुल के हैं या निम्न कुल के हैं। दूसरा हम करेंगे बौद्ध। तो बौद्ध साहित्य, दीपवंश, महावंश एवं अनेक बौद्ध साहित्यों में बताया गया है कि ये क्षत्रिय है। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि बुद्ध की अस्थियों का इनके द्वारा मांगे जाना। तीसरा बचते हैं जैन। तो जैन के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हेमचंद्र, और इनकी बुक का नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन। फ्री में कभी भी आपको दिखेगी। तो हेमचंद परिशिष्ट पर्वन में लिखते हैं कि ये जो है वो कुलीन थे। ये इन्हें आप निम्न नहीं कह सकते, इन्हें आप गलत नहीं कह सकते। ये कुलीन परिवार से थे और ये एक सही है अच्छे परिवार से थे। और एक और आपका बंदे निकल के आते हैं यूनानी। तो यूनानी के संबंध में भी जो क्या निकल के आता है, उनका कहना भी क्या है कि मौर्य जो है वो कुलीन है। ठीक। जैन का थोड़ा सा एक पेच हो सकता है। जैन का कभी कभी ये भी आता है कि जैनों का कहना था कि ये मोर को पालने वाले थे, ये मोरों को चराने वाले थे, ये मोर का व्यवसाय करते थे, इसलिए ये मौर्य कहलाए। तो अब ये स्पष्ट हो जाता है। आपके पास 4 वैरायटी आ चुकी हैं, ब्राह्मणों की, जैन की, बुद्ध की और यूनानी बंदों की। तो यूनानी बंदा तो जस्टिन है। हेलेना का अगर आप जानते हो, हेलेना का एक लड़का था, वो भी, उसका नाम भी जस्टिन था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार तो था ही, हेलेना से जो उसका लड़का हुआ था वो जस्टिन था। तो उसका कहना था कि हम कुलीन हैं, ये भी कुलीन है, मौर्य भी कुलीन है। ठीक है, रिश्तेदार था, लड़का था उसका। ब्राह्मणों ने विरोध किया है, मुद्रा राक्षस में स्पष्ट हो जाता है। जैनों ने परिशिष्ट पर्वन में बोला है कि नहीं, ये मोर को चराने वाले, मोर को पालने वाले थे। और बौद्धों ने बोला है दीपवंश महावंश में कि ये क्षत्रिय थे। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब आपको करना इतना है कि आपने जो कॉपी ली है, पहला लेक्चर है तो समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आप सीखते जाओगे तो फिर उसके बाद आप खेलोगे। मैं बोल रहा हूं कि हम शब्दों की बाजीगरी करेंगे। प्रश्न कैसा भी आ जाए, अगर आप ना घुमा दो तो मेरा नाम, टेंशन ना ले, सीखते जाए सिर्फ। करेंगे। कॉपी आपने ले ली है, मैंने पेज में बता भी दिया है आपको, आप सीख ले। उस पर एक गोला बना है, सूरज, बार बार मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा। उस पर क्या बना दे? गोला बना दे, एक सूरज बना दे। उस सूरज से 4 लाइनें निकाल दे, 1 2 3 4। सूरज ना बनाए तो आयत बना दे, स्क्वायर बना दे, जो आपको सही लगे वो बना ले। ठीक बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले पहले सीखेंगे, सारे तुम गंवार हो हिंदी मीडियम वाले, तुम्हें धीरे समझ में आता है। समझ गए? गोला बना ले, 4 1 2 3 4। एक तरफ लिखो ब्राह्मण, पास में क्या लिखोगे? मुद्रा राक्षस, निम्न कुल। दूसरा लिखा आपने जैन, क्या लिखोगे? परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद। पास में क्या लिखोगे? मोर चराने वाले। इधर लिखोगे आप यूनानी, जस्टिन, कुलीन। उधर आप ऊपर लिखोगे चौथे नंबर पे क्या? बौद्ध, क्षत्रिय, बौद्ध की अस्थियों को मांगा। खेल खत्म। 4 बात, 4 क्वेश्चन, आपका नंबर बुक है। अगला कॉन्सेप्ट, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में आप जानते हैं कि 3 टोटल फेमस राजा हुए हैं इसमें। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा हमारा अशोक आदि ग्रेट। ठीक, तो अशोक तो सब जानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है किसके लिए? बिंदुसार के लिए, कि महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भैया बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे आगे। बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार जिसके दरबार में डाइमेकस आया था, ठीक, एक आप समझ पा रहे हैं। और वो बिंबिसार है जो मगध का संस्थापक या मगध वंश का, या वो मगध की उत्कृष्टता का केंद्र है, बहुत पहले वाला। मगध चालू होता है तो उसका नाम आता है। तो आप समझें इस बात को। दोबारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो आप समझ चुके हैं उत्पत्ति। अब क्वेश्चन आ सकता है प्री में या 3 नंबर में कि भैया इनके नाम बताइए। क्या बताना है? सिर्फ नाम, क्योंकि नाम क्या है, इन बंदों के अलग अलग नाम है, तीनों के अलग अलग नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त के अलावा भी कुछ विशेष नामों से जाना जा सकता है। 3 नंबर में आने की पूरी उम्मीद, तुम लिखोगे भी और याद भी करोगे। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका आता है कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिंदुसार कौन कौन? एक तो भद्रसार से कहा जाता है वायु पुराण में,
जैन ग्रंथों में इसे जिनसेन कहा जाता है और इसे एक अमित्र घात एमेट्रोकोटस भी कहा जाता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, आप लिख लें अगला नाम चंद्रगुप्त मौर्य, उस पर गोला बना लें। ठीक, एक लेके बिंदुसार, उस पर गोला बना लें, एक लेके अशोक, उस पर गोला बना लें। बिंदुसार के नीचे आप 3 प्रकार के ट्राइंगल ऐसा निकालें, 1 2 3, या फिर ऊपर एक लाइन ऊपर एक नीचे, 3 बात है तो 3 सूरज बना दें, 3 पंखड़ियों वाला। एक ऊपर लिख ले एमेट्रोकोटस, मतलब अमित्र घात, मतलब जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हो, अजात शत्रु टाइप का। एक आपका जो है वो वायु पुराण में भद्रसार और जैन पुराणों में जिनसेन। इसका नाम खत्म, क्योंकि प्री में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। अशोक को हम जानते हैं क्या, देवनाम प्रियदर्शी। तो एक तो लेके इसका मास्की कर्नाटक में अशोक, और गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में देवनाम प्रियदर्शी, 2 इसके नाम हो जाते हैं। फिर आपका पहला बंदा आता है जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके नाम क्या है, तो उसको सेंट्रोकोटस कहा जाता था। क्या, उससे सेंट्रोकोटस किसने बोला, तो ये हमारे फेमस बंदे थे जिनका नाम क्या था, विलियम जॉन्स, हमारे 1784 वाले एशियाटिक सोसाइटी वाले। इन्होंने क्या बोला इसे, सेंट्रोकोटस। तो आप एक तो लिख लें सेंट्रोकोटस। इसी को कहा जाता था एंड्रोकोटस। तो ये सेंट्रोकोटस एंड्रोकोटस दोनों हम नाम लिखेंगे। और इसे चंद्रगुप्त भी कहा गया है, कहां, जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात में जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो सुदर्शन झील की भी बात करता है, जो इसके द्वारा बनाई गई झील सुदर्शन झील उसकी बात करता है, और वहां पे इसको क्या दिया गया है नाम, चंद्रगुप्त। तो इन तीनों नामों को आप किसको कर लें, सेंट्रोकोटस। और इसके अलावा भी इसका एक और नाम था, वो था इसका नाम पालीब्रोथस, क्योंकि पाटलिपुत्र का पैदाइश था, पाटलिपुत्र कहा जाता था इसे, पाटलिपुत्र माने पॉलीब्रोथा, और ये इंडिका में हमको मिलता है। और इसका एक्चुअल नाम क्या निकला आपका, पालीब्रोथस। तो आप समझ चुके हो, 3 बंदे 3 नाम, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका बिंदुसार, अशोक। तो अशोक के तो 2 हैं, देवराम प्रियदर्शी एमपी वाला, और गुर्जरा आपका दतिया मास्की वाला अशोक। जिनसेन, भद्रसार, अमित्रघात या अमित्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, पॉलीब्रोथस, और एक और आपका चंद्रगुप्त। स्त्रोत के साथ बताना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो आप 2 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। अब एक्चुअल पढ़ाई है। अगर अब आपके तोते उड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एमपीपीएससी के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, मैसेज करने में तो सर हमें भी। अब इन चीजों के जो फोटो डालेगा ना बेटा, उसी को ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसी से आगे जो है वो पढ़ाई की बात की जाएगी। वरना बाकी सब कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है, और अपने नाप का एक डंडा और अपने नाप की एक वर्दी, और सड़कों पे जब गाड़ियां निकलेंगी ना लोगों की, तो उनके आगे रोक रोक के तुम्हें जो काम करना है तुम उसके लिए हो। लेकिन अब ये जो तुम करने वाले हो ना, मैं बता रहा हूं कि ये गोला बनाओ और इस पर 3 लाइन लिख के और ये लिखो। अब ये जो करने वाला है यही फोटो डाले, वरना अपने आप को उस ग्रुप से हटा ले, चैनल पे से, उस पे से, व्हाट्सएप पे से चले। तो तुम समझो 2 क्वेश्चन। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश की उत्पत्ति, और दूसरा तुम समझ चुके हो इनके नाम या उपनाम। अगला इसके बाद आता है इनका साम्राज्य, कि मौर्य वंश का साम्राज्य का विस्तार या मौर्यकालीन साम्राज्य की स्थिति। यह अशोक द्वारा कलिंग को जीतने के उपरांत 5वीं राजधानी बनाया गया, तो इससे पहले तक ये साम्राज्य कितना विशाल था। ठीक, तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले उनको पैदा करवाते हैं, ठीक, उसके बाद उनका नामकरण करते हैं, और उसके बाद उनका स्थान जानेंगे। ठीक है, तो आप प्रश्न और उत्तर सब समझते जा रहे हैं, लेकिन हाथ चलाए उस पर गोला, बिंदु, नदी, तालाब, जो मैं बोलता जाऊं वो करते चलें अगर निकलना है तो। वरना आज से पहले आपको पता है, और अगर रिस्पॉन्स कम आएगा तो मैं भी ये जो अपना दिमाग खपाने वाला काम है इसको भी रोकूंगा, और आप आपके रास्ते और मैं मेरे रास्ते। तो क्या समझे अब आप, इसके पेज आपको डालना है किसी भी हालत में। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको 100% ये सारी चीजों के गोले बना बना के पेज डालना है। अब हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका मौर्य साम्राज्य, और इसके नोट्स भी बहुत जल्द 10 या 20 तारीख तक पूरे नोट्स अगर बन जाएंगे तो मैं आपको नोट्स जो वो उपलब्ध कराना चालू कर दूंगा। वो किताबें सबको लेना ही है, कैसे अरेंज करते हो तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, अच्छा चल रहा है तुम्हारा। जिनको पूरी किताब चाहिए वही मैसेज करें भैया, एक किताब थोड़ी भिजवा पाएगा कोई बंदा, 1 किताब भिजवा दो सर, 2 किताब भिजवा दो सर। जिनको पूरी चाहिए, कम से कम प्री की पूरी चाहिए, मेंस की पूरी चाहिए, तो मैं उस दुकानदार से बोलूं बेचारा 25 रुपए में घूमता फिरेगा तुम्हारे लिए, हमारा 1 किताब भिजवा दो। तो समझे क्या तुम? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्षेत्र विस्तार। तो क्षेत्र विस्तार की कहानी कुछ ऐसी है कि घनानंद का पूरा मौर्य साम्राज्य कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद इनकी अपार सेना होती है। तो एक कहीं ना कहीं किताब शायद मैंने सुनी थी या पढ़ी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य बार बार उस पर आक्रमण करता है, तो वो
प्रवेश नहीं कर पाता है और हार के आ जाता है गहरानंद से। तो पता नहीं वो कौन सी गुफा में किसी को देख लेता है और फिर वो बताता है कि पहले आप जो है वो मध्य में आक्रमण करने की अपेक्षा इधर उधर की चीजों को निकालते जाओ और फिर आप प्रवेश करो। तो ऐसे करके वो जीतता है। तो हम ये जानते हैं कि विशाल साम्राज्य वैसे ही मिलना था अशोक को, तो उसकी मतलब उसके पिता की तरफ से। लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसे फ्रेमिंग करें तो क्या आता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से आप किस प्रकार परिचित हैं, या एक विशाल मौर्य साम्राज्य कितना था, या फिर एक कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। हम इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि हाँ जो है वो एक अखंड भारत की संकल्पना देने वाला मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश से और दक्षिण में पांड्य चेर चोल तक जाता था। पूर्व और पश्चिम की अगर बात करें तो पूर्व में कलिंग उत्कल से लेकर और पश्चिम में ये जूनागढ़ गुजरात तक फैला हुआ था। ठीक, तो पहले अपन एक उसको ओवरव्यू दे देंगे कि हमको पता है अखंड भारत की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाला मौर्य साम्राज्य अपने विशाल वैभव, इसमें विशाल साम्राज्य विशाल विस्तार के लिए जाना जाता है। उत्तर में जहां ये एक और हिंदू कुश पर्वत को छूता था, तो दक्षिण में ये चोल चेर पांड्य तक की सीमाओं को छूता था। स्त्रोत क्या है, अशोक के अभिलेखों में इनका वर्णन है सीमाओं का छूना। पूर्व में हम बात करें तो ये उत्कल कलिंग 13वां शिलालेख दर्शाता है, और पश्चिम में अगर हम बात करें तो आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दर्शाता है कि यहां तक उसकी सीमाएं थी। इसके अलावा तो ये हमने सीमा बता दी। इसके अलावा भी मौर्य साम्राज्य में प्राप्त होने वाले शिलालेख, अभिलेख, प्रस्तर लेख, गुफालेख, इनमें ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी भाषाओं का होना, ये अनेक क्षेत्रों में जाना, तो ये बताता है कि वर्तमान का कांधार, तक्षशिला, पेशावर और अन्य क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते थे। रावलपिंडी, सहवाजगढ़ी, ये सब क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते थे। दूसरा आप इसमें जोड़ेंगे कि इस विशाल साम्राज्य में कुल 4 राजधानियां हुआ करती थी। जो सबसे ऊपर थी आपकी वो कौन सी थी, तक्षशिला। ठीक, जो सबसे नीचे थी वो आपकी थी सुवर्णागिरी, कर्नाटक वाली। जो आपकी पूर्व में थी वो आपकी थी पाटलिपुत्र, और जो आपकी पश्चिम में थी वो आपकी आती है उज्जैनी, अवंती। होता क्या है कि जब वो कलिंग को जीत लेता है तो वो कलिंग वाली आपकी पूर्व वाली बन जाती है और पाटलिपुत्र थोड़ी सी बीच में रह जाती है। ठीक, तो पाटलिपुत्र थोड़ा सा फिर मध्य हो जाता है और बाकी 4 तो आप समझ चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार अगर पूछे तो क्या बताना है, हर चीज को स्त्रोत के आधार पर बताना है। ठीक है, हिस्ट्री कहती यही है कि भैया मुझे क्या पता, नहीं सर ये इसमें पढ़ा है और ऐसी ऐसी बात है। ठीक, चिंता ना करें, पूरा यहाँ पे चलेगा। उसने पूछा कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार को बताइए, तो आप समझा देंगे कि जो है वो अखंड भारत की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला मौर्य उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में इतना, पूर्व और पश्चिम में ये साक्ष्य मिले हैं, ऐसा है। और अरमाइक लिपि के इसके अभिलेख, खरोष्टी लिपि के इसके अभिलेख वहां से भी मिले हैं, मतलब कांधार तक इसका जो है सीमा विस्तार था। और मुख्य रूप से इसकी 4 राजधानियों को जाना जा सकता है। ठीक, कौन कौन सी हैं तो आप समझ ही चुके हैं, सवर्णागिरी, ऊपर वाली तक्षशिला, इधर आपका उज्जैनी, उधर आपका पाटलिपुत्र, फिर कलिंग जीत लेता है तो 5 भी राजधानी बना लेता है। और अशोक जो है वो अवंती का भी राज्यपाल रहा है, तक्षशिला का भी, तो मतलब वहां भी ये जाता आता रहता था, तो वहां तक भी फैला था, आ चुका है अंदर। तो आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं तैयार, और आशा है मुझे आपको याद भी हो चुके हैं। और तीनों क्वेश्चन आपने जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स तीनों के बना लिए हैं। ये ही तरीका है पढ़ने का। इससे पहले आप जो है नोट्स खरीदते थे और उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ पढ़ के चले जाते थे, सब भूल जाओगे। 100% मेंस के पेपर में एक लाइन याद नहीं आएगी, सिर्फ फोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेंस में सिर्फ एक चीज लेके जाना है, दिमाग और एक पेन। तो मैं आपके दिमाग को ही भर रहा हूं, आपके सिर को खोलकर ही मैं ज्ञान की बातें डाल रहा हूं कि आप इनको ही समझें, सीधा बस पिए इनको। और जिसने शॉर्ट नोट्स बना लिए भैया वो तो जन्नत की सीढ़ियों को बना रहा है, वो जन्नत में पहुंचेगा 100%। तो हम 3 कॉन्सेप्ट के बाद निकलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो इसके बाद तो 2-3 प्री की बातें हैं, जैसे सेल्यूकस निकेटर कौन था, चाणक्य कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का पर्यायवाची आपका, आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर को, तो जो है वो लड़ने के लिए आता है लेकिन बुरी तरह से हारता है। 500 हाथी इधर उधर लड़की का विवाह करना पड़ता है, ये 500 हाथी दे देता है, 4 राज्य ले लेता है, एक दार्शनिक को छोड़ जाता है। शायद 305 की घटना है, प्री लूसेंट में भी दिया है अपना। और फिर जो है वो मेगास्थनीज इंडिका लिख देता है, यहाँ पर बहुत सारी बातें कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसमें कौटिल्य, चाणक्य हमारे थे ही। तो इनको हम धीरे धीरे जानते चलेंगे, आप टेंशन ना लें। और जो है वो आगे की हम थोड़ी सी जो है वो चर्चा को बढ़ाते हैं। तो इसके बाद आपका जो प्रश्न निकल के आता है, 10 से 15 प्रश्न करना है। आप बस जो है वो शांति के साथ बैठे रहें, और हो सकता है मैं कभी आपको कोई आगे वाला क्वेश्चन करा दूं, कभी पीछे वाला करा दूं, तो आप इसको भी एब्जॉर्व करें। आप ये ना समझें कि जो है वो इस बंदे ने हमें आगे पीछे कर दिया। तो इसके बाद जो है वो हम इसको पढ़ने के बाद आप स्वयं अपने आप से भी इतना
समझने लगेंगे आप चीजों को। तो क्वेश्चन इसके बाद निकल के आता है कि भैया अशोक को आप क्या मानते हैं, या अशोक महान क्यों है, या जो है वो अखंड भारत को प्रस्तुत करने के लिए अशोक की संकल्पना, या फिर वर्तमान युग में अशोक की प्रेरणा, या फिर इंटरव्यू में वो आपको पकड़ ले कि आप अशोक के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हम वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं, या फिर मतलब अशोक टोटल करके, क्योंकि अकबर महान का क्वेश्चन आ चुका है तो अशोक महान का आने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कैसे भी आ सकता है, आप विश्वास करें। और अशोक के बारे में अगर कोई पूछ सकता है तो क्वेश्चन हो सकता है कि अशोक के कार्यों का मूल्यांकन एवं महानता के कारण अशोक को महान क्यों कहा जाता है, वर्तमान युग किस प्रकार से अशोक से प्रेरित है, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक के बारे में, ठीक, या फिर आपके वर्तमान जीवन में किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। आप कैसे भी करके उस क्वेश्चन को जो है वो उठा सकते हैं, और सीधा अगर आ जाए तो फिर हमारी किस्मत है, और सीधा ना आए तो फिर हम जमाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को जानने के कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक। अब गुणों के आधार पर तो कोई जाना नहीं जाता, गुण होते हैं, और वह सारे गुण हम अशोक में देख सकते हैं। अब हमें जब क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना है और आंसर डालना है तो बस करना इतना है कि हम उसका जो भी गुण बताएं उसके साथ उसकी घटना को बता दें, उसके साथ उसके किसी स्रोत को बता दें। क्योंकि तुम वैसे अगर गुण बताओगे कि सर महान था, और जो है वो सेनापति, महान सेनापति था, विशाल साम्राज्यवादी था, धार्मिक सहिष्णुता को मानता था, धर्म प्रचारक रहा है, धम्म का प्रचारक रहा है, ठीक, तो ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन इन बातों के अंदर लिखना पड़ेगा। ये चीजें तो कब चलेंगी आपकी, अगर 11 नंबर में आता है आप तो खेल लिखना है। एक पहले गोला बना के हम पहले उसकी विशेषताओं को लिख देंगे, सिर्फ क्या क्या विशेषता के भैया एक अखंड भारत की संकल्पना देता है, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादित करता है, सहिष्णुतावादी था, धर्म का प्रचार करता है, मानवतावादी स्वरूप सदविचारों का प्रचार करता है, और एक कोई सा भी जो आदर्शवादी चरित्र को प्रस्तुत करता है। तो ऐसी कोई सी भी करके आप एक गोला बना लें पहले, और उस पर 4 एरो बना के डाल दें, और मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले आता है सहिष्णुतावादी, ठीक, सहिष्णुतावादी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और एक सेकंड, तो सहिष्णुतावादी क्या होता है, जो ये एथिक्स का टॉपिक है, इसको पढ़ने वाले हैं मेंस में हम बड़ी दिल से। सहिष्णुतावादी माने स्वयं के विचारों के साथ में दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना। इसे संकीर्णता के रूप में सिर्फ धार्मिक स्वभाव में देखा जाता है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी आदर करना, लेकिन इसका बृहत दृष्टिकोण क्या है कि न सिर्फ स्वयं के बल्कि दूसरे के विचारों को भी सम्मान करना, और अपितु विरोधियों के विचार को भी सम्मान करना, और अगर उनकी बातों में तर्क है तो उन्हें स्वीकार करने की भी शक्ति रखना, सहिष्णुता, ठीक। हम इसे धार्मिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं, और अशोक ने भी यही किया कि अशोक सहिष्णुतावादी था। उदाहरण स्वरूप वह वास्तविक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाता है, वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाता है, इसके बावजूद भी वह सर्व समाज के सर्वधर्म को स्वीकार करता है और उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक। उसने वास्तविक रूप से व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया, उसने राजाश्रय बौद्ध धर्म को दिया, अपने पुत्र एवं पुत्रियों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी भेजा, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप नहीं किया, और सर्वधर्म सद्भाव की नीति को अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाया। उसका जो है वो वात्सल्य स्वरूप, उसके प्रथम शिलालेख में वह सभी मनुष्य को, सभी प्रजा को अपने शिशु की तरह, अपने बच्चों की तरह मानता है, ठीक। उसका प्राणी हित, मतलब उसका जो है वो सहकार, या बोले अपन प्राणियों के प्रति उसका स्वभाव, उसने उस पे मांस पे पूर्णता प्रतिबंध लगाया और किसी प्रकार के शिकार को वर्जित किया। तो ये उसके हम महानता के कारणों को समझते हैं। इसके अलावा क्या है, धर्म प्रचारक, तो अशोक एक महान धर्म प्रचारक रहा है। उसने धर्म की अपेक्षा धम्म को प्राथमिकता दी, और धम्म, इसके बाद वाला धम्म क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ज्यादा जानेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे धर्म का प्रचारक रहा, और उसने जो है वो धर्म की अपेक्षा धम्म को मान्यता दी, ठीक। इसके अलावा योग्य सेनापति, तो अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य सबसे विस्तृत स्वरूप में पहुंचा। उसने तक्षशिला को, उसने उज्जैनी को जो है वो विद्रोह से समाप्त किया, विद्रोह को दबाया, और खुद ने तोसली को या कलिंग को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कलिंग युद्ध इसका परिचय देता है। तो ये विशाल सेनापति, नीति विश्लेषक, उसने अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए। उसके समय शासन सबसे सुदृढ़ स्थिति में था, और उपरांत जो है वो शासन धीरे धीरे जाने की ओर आता है। राजत्व का आदर्श, तो राजाओं में आदर्श के समान उसने राजा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया जो प्रजा का हित, लोक परोपकारी राजा का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो आप समझ चुके हैं लगभग ये अशोक के महान गुण यही हैं, यही अकबर के गुण हैं अगर आप टिकाना चाहो तो, ठीक। तो आप समझे क्या है, जल्दी से मोटा मोटा रिव्यू में दे देता हूं। सबसे पहले तो हम जानते थे अशोक को जो है वो एक नेतृत्व करता था, ठीक, क्योंकि उसने जो है वो अपने अल्प साधनों में भी तक्षशिला का और अवंती के विद्रोह को दबा दिया। दूसरी बात, वह कुशल सेनापति था,
कम सेना में उसने युद्धों को जीता, कलिंग युद्ध का इसका उदाहरण है, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तीसरी बात वो था आपका क्या बोलते हैं, प्राणी मात्र कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला। उसने द्वितीय शिलालेख में, प्रथम शिलालेख में स्पष्ट कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक, वात्सल्य स्वरूप भी इसे कहा जा सकता है। सहिष्णुतावादी की करें तो उसने धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, इसके बावजूद भी उसने सर्वधर्म सद्भाव की नीति अपनाई। ठीक, कूटनीतिक रूप से अगर बात करें तो विदेशों के साथ अच्छे एवं व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को वहां पर धर्म प्रचार के लिए भेजा। ठीक, तो ये आप समझ चुके हैं लगभग अशोक का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। लिखना कैसे है, बढ़िया एक सूरज बना लो, 8 बिंदु निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले लिखो आप सहिष्णुतावादी, उच्च सेनापति, कुशल नेतृत्वकर्ता, वात्सल्य स्वरूप, और सर्वजन कल्याण, पशु कल्याण को क्या बोल लिखा है मैंने, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला। ठीक, विशाल साम्राज्य का निर्माता, धर्म का प्रचारक, धर्म का संरक्षक, ऐसे करके 8 बिंदु दे दो। लाइनें तो आपको मैंने समझाई दी हैं, और इन लाइनों में आप मसाला जरूर डालते जाएं। बीच में नाम आना चाहिए व्यक्ति के, बंदों के, अभिलेखों के, शिलालेखों के, कुछ ना कुछ पढ़ने वाले को लगे कि हाँ कंसेप्ट है। होता है, जाता है, सोता है, खाता है, ये फालतू के शब्दों की गिनाई मिनाई नहीं होती, मतलब गिनाई सेंस इनकी औकात नहीं है। इनको तुम लिख भी दोगे तो वो इरिटेट होगा। साला लिखो ऐसा कि वो अपनी उंगलियां चबा जाए, साला पढ़ते पढ़ते दौड़ जाए कि यार ये किताब मिली, रात में भी वो सोचे यार ये किताब मिली थी। ठीक, तो टॉप 100 के लिए तो जो है वो आपको हर बात में एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट उसे समझाना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 4 कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं, ऐसी मुझे आशा है। और जो बंदे प्रिय हैं, जो वास्तव में चाहते हैं, मतलब मैं भी भगवान से विनती करूं कि ये निकले, तो उसे क्या करना है कि इन नोट्सों को फोटो जरूर डालना है। मैं उसी बंदे को ग्रुप में ऐड करूंगा। फालतू कचरा बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, हम दिमाग कम से हैं और हमें किसी को खपाना नहीं है। और तुम साले गंवार हिंदी मीडियम वाले, तुम्हारे चक्कर में इंग्लिश मीडियम वाले तैयारी करेंगे और वो निकलेंगे। मुझे पक्का पता है तुम बिल्कुल आलसी हो, तुम नहीं करोगे। तो करना क्या है, जो बताया है, जैसा बताया है वैसे आप जो है डिजाइन से बनाते चले, बेहतरीन कॉपी बनेगी आपकी। आप सबसे बेस्ट आपके नोट्स होंगे। क्लिक करें और आपने जो ग्रुप बनाए भेजे हैं बार बार मुझे फोटो, ग्रुपों पे जो हाय हेलो पूछा है, इतने बड़े बड़े मैसेज जो भेजे हैं, उन पे अपने फोटो डालें आप। अगला क्वेश्चन आपका धम्म, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया तो मतलब यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और एमपीपीएससी बेकरार है इसे लाने के लिए। जिससे भी बार आ जाएगा 6 मारना है। ठीक, तो समझें क्या है, 3 4 5 ये तो बातें करते रहेंगे हम कि 5 का क्वेश्चन ये तो ऐसे लिखो, 3 का ऐसे, तो ऐसे 15 का। तुम पहले तो अपने आप को भर लो, फिर बांटने की जब बात आएगी तो हम बांट देंगे। धम्म क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन, धम्म क्या है। तो अशोक जो है वो स्वयं से बात करता है और अपने द्वितीय शिलालेख में पूछता है कि कियम चू धम्म, धम्म क्या है। ठीक, ये पाली भाषा के शब्द हैं, तो आप इसको सुने बढ़िया। अशोक दूसरे शिलालेख में बात करता है स्वयं से और पूछता है कि धम्म क्या है, कियम चू धम्म। यही शब्द लिखेंगे, पूरा लिखना है क्वेश्चन, कियम चू धम्म। ठीक है सर, बताइए। इसे लिखने के बाद में वो उत्तर, फिर वह उत्तर देता है अपने 7वें और 13वें शिलालेख में। अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में, 2 और 7, दूसरे में ही प्रश्न पूछा और दूसरे और 7वें शिलालेख में वो उत्तर देता है अपाशिनबे बहु कयाने, अपाशिनबे बहु कयाने दयादाने सुचे सोचबे मादवे साधवे चा। ये पाली भाषा की लाइन है, बस ये लिखना है हमें पेपर में। एक बार और सुनो और याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले ए माने अपाशिनबे, बी माने बहु कयाने, सी माने सुचे सोचबे, अपाशिनबे बहु कयाने दयादाने, ए बी सी डी, मतलब डी पे आएंगे सीधा बी के बाद। ए माने अपाशिनबे, बी माने बहु कयाने, डी माने दयादाने, डी के बाद फिर अगला जो है हमारा सुचे सोचबे। उठा लो इसको, याद करने के लिए बोल रहा है ना एबीसीडी, तो सुचे सोचबे माधवे साधवे चा आपका जो है वो बहुवीर समाज का भी बात करेंगे हम, वो वाला समाज दिगु वाला, दोनों भाई चलते हैं ना, राम चा लक्ष्मण चा, पाली भाषा का शब्द है, हम समझ रहे हैं। लाइन आपको याद हो चुकी है ऐसी मुझे आशा है। इस लाइन को ऐसा ही लिखेंगे अपन, जैसे क्वेश्चन आएगा बीच में लिखेंगे, सब लिखना है इसको। अपाशिनबे बहु कयाने दयादान, अपाशिनबे बहु कयाने दयादाने सुचे सोचबे माधवे साधवे चा, डिब्बा बना लो, बना लिया। अपाशिनबे के ऊपर लिखो कम से कम पाप हो, अल्प से अल्प पाप हो, मतलब अल्प पाप। ठीक,
अपाशिनबे बहुकयाने माने बहुतों का कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों का कल्याण। अपाशिनबे बहुकयाने, अपाशिनबे माने अल्प पाप और अपाशिनबे बहुकयाने माने बहुतों का कल्याण। दया दाने, दया हो, दान हो। सचे सोचबे, सत्य हो और सुचिता हो। ठीक, सुचिता माने एक तरह से पवित्रता कह सकते हैं। माधवे साधवे चा, माधवे माने मधुर बाधती, मधुर बोला जाए, और साधवे मतलब साधु की तरह। ठीक, चा, ये सारी चीजें ये क्या है, ये धम्म है। ठीक, ये एक्चुअल धम्म है। 5 नंबर में आओ, फिदा हो जाएगा वो आपके ऊपर, ढूंढेगा आपको, अरे भैया इसको बनाओ जल्दी से, कहां घूम रहा है सड़कों पे। अब सामान्य बातों में भी हम लिखेंगे कि सामान्य रूप में अगर कहें तो इसे क्या कहा जा सकता है कि बड़ों का आदर किया जाए, माता पिता का आशीर्वाद लिया जाए, वृद्धों की सेवा की जाए, गुरुओं की सेवा की जाए, पशु पक्षियों का उद्धार, पशु पक्षियों की सेवा की जाए या उनके साथ प्राणी मात्र का व्यवहार किया जाए। ठीक, बड़ों का आदर किया जाए। 7-8 लाइन लिख दोगे तो वो और बोलेगा कि चलो ये अच्छी बात है, किसको सिर्फ रटा नहीं है, इसने समझा भी दिया है। तो आप मुझे आशा समझ चुके हैं। एक बार और आनंद ले जल्दी से। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ये कि अशोक का धर्म क्या है। सीधा क्वेश्चन कि अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख, मतलब पहले लिखेंगे आप, ये अशोक का जो धर्म है इसे पूर्णतः धर्म ना समझा जाए, ये वास्तविक रूप में धर्म है और इसका अर्थ जीवन की शुचिता से है, जीवन की शुद्धता से है, जीवन के नियम सिद्धांतों से है। ठीक, उसे बता दें कि मुझे पता है पूरा। अशोक के धर्म को केवल, अशोक के धम्म को, धाम में, ठीक, DHAM फिर M फिर A, अशोक के धम्म को धर्म ना समझा जाए, ये धर्म नहीं है। अशोक के धम्म को अशोक के धम्म को धर्म ना समझा जाए, बल्कि ये जीवन के शुचिता या जीवन के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने वाले नियम है। ठीक, अशोक ने इन्हें राहुलोवाद सूत्र से लिया है। राहुल कौन? बुद्ध का लड़का, गौतम बुद्ध का लड़का। अशोक ने इन्हें राहुलोवाद सूत्र से लिया है। ठीक, अब ये इस प्रकार है। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक स्वयं से उत्तर प्रश्न करता है और कहता है कि हम चू धम्म है। अपने द्वितीय एवं 7वें शिलालेख में अशोक उत्तर देता है अपासनबे बहुकयाने दयादाने, सुचे सोचबे माधवे साधवे चा, और वहीं पे गोला बना के ऊपर नीचे आगे पीछे उसकी हिंदी पूरी है। अल्प पाप, बहुतों का कल्याण, दया दान, सुचिता मन शुद्धता और मधुर बोलना और साधुओं की तरह जीवन जीना। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों का कल्याण करना, साधुओं की गुरुओं की सेवा करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, समाज में सबकी भलाई या सबकी एकता या सबके स्वरूप के लिए जीवन को निशान बत्ती देना। उसके बाद तो आप समझ गए। एक्चुअली लाइन तो ऊपर वाली है, वो देख के तो भाई नंबर आपको दे देगा। तो आप समझ चुके हैं इस बात को। इसके बाद अपन इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका बड़ा फेमस है और हम अगला क्वेश्चन उठाने वाले हैं, अगला कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। तो आपका आता है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। एक्चुअली प्रश्न से इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि उसमें पीपीटी बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे नाटक हैं। बोर्ड पे मैं करूं, ये करूं, वो करूं, और लिखने का आलस। मेंस ना निकलने का मूल कारण क्या है कि लिखने का आलस है। तो भैया जो गलतियां मैंने की हैं वो कम से कम आप ना करें। तो आप लिखें, भर के लिखें। ठीक, और पेपर के टाइम तो मैं बताता हूँ आप, हमने दो दिन में एक पेन खत्म किए हैं, तो फिर वो आनंद तो हमें लेना ही है। लिखें भर के। 5 से 7 क्वेश्चन आपके ड्रॉप होके आना चाहिए, नहीं तो मैं जो हूँ वो उस ग्रुप से, मतलब उस ग्रुप से क्या, मतलब बिल्कुल बाहर, जीवन से बाहर, जिंदगी से बाहर, कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं, और साले सड़क पे भी देखोगे तो भी बात नहीं करूंगा कभी। आते हैं दोबारा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत, सप्त अंग, तो पहले आप समझ लो, इससे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो सप्तांग पे आएंगे उसके बाद। कौटिल्य ग्रेट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, इसे आप सुने और जो है वो इससे सीखें। मतलब हम शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए तो भैया ये बाप है, मतलब क्या नहीं है इसके पास। इसको आज भी अनुसरण कर ले तो आदमी जो है वो दुनिया को जीत ले। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। शिखा में जो है वो खुल जाना, चोटी का खुल जाना, उसके बाद गुस्सा हो जाना और बोल देना कि पिल्ले और सज्जन मेरी गोद में खेलते हैं और मैं अपने सम्राटों का, मैं अपने आप भरण पोषण करने के लिए सम्राटों को पैदा कर लूंगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम जानते हैं। कौटिल्य के नाम 3 हैं, चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने वाले, और ये कुलपति रह चुके हैं तक्षशिला के, और जो है वो मौर्य को बनवा देते हैं। ये बुक फेमस बुक है, मैकियावेली से तुलना की जाती है। मैकियावेली की बुक है प्रिंस, और कौटिल्य की बुक है हमारा अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य एक बहुत बड़ा नाम है। मैकियावेली तो भी 1500 का है, 1500-1600 का बंदा है, ये तो कोई बड़ा नहीं है हमारे लिए। लेकिन इसने राजत्व का सिद्धांत दिया कि राज्य क्यों बना, क्योंकि जनता को सुरक्षा की जरूरत थी।
ये बंदा जो राजा है इसकी क्या जरूरत थी, तो भैया इसने गारंटी ली है, इसने जिम्मेदारी ली है, आप इसको अगर कर देते हो तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये आपकी रक्षा करे। ठीक है, तो कौटिल्य उसी बातों को समझाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजत्व का सिद्धांत देता है कि राजा की आवश्यकता है, किस लिए, क्योंकि वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तो फिर लोग पूछते हैं कि मतलब राजा सुरक्षा करेगा तो इसकी एवज में किसी को भी राजा बना दे, वंशानुगत कर दें, या फिर योग्य निर्योग्य, या फिर देवीय सिद्धांत, तो वो सबको खंडित करता है और समझाता है कि नहीं, पूर्ण जिम्मेदारी है, प्रजा का हित सबसे सर्वोपरि रहेगा। कर की बात आई थी, हमने कर की बात करी थी। तो कौटिल्य की इन बातों को आप सुने, बस इन्हीं को बुक में डालें आप। ये बुक सर्वमान्य, ये मतलब ये बातें सर्वमान्य हैं, चलेंगी आपकी। अब जब आंसर में डालेंगे तो पढ़ने वाला बिल्कुल प्रभावित होगा और नंबर आपको कम से कम 10 में से 11 में से 8, कम से कम 8, 5 में तो आने की खैर क्वेश्चन की वो नहीं है दम, हो सकता है आए तो आप भर देना। दया के कर के संबंध में सिद्धांत देता है कि कर जो है वो मधुमक्खी के शहद के प्रकार होते हैं। कर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, मैं मन से नहीं कह रहा हूं। कर मधुमक्खी के शहद की तरह होता है, जिसे मधुमक्खी चुन चुनकर एकत्रित करती है, जिसे मधुमक्खी फलों से चुन चुनकर एकत्रित करती है और फिर उस शहद का उपयोग सर्वजन के हित में या औषधि के रूप में सबके लिए किया जाता है। तो कर भी इसी प्रकार होना चाहिए कि बिल्कुल न्यूनतम या अल्पतम हो और प्राणी मात्र से या सर्व समाज से उसको एकत्रित किया जाए और फिर उस विशाल धनराशि को या उस विशाल पूंजी को या संचय को उन सबके उपयोग के लिए ही पुनः विसर्जित किया जाए या अर्पण किया जाए। कौटिल्य का कर का कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूनतम कर को एकत्रित किया जाए और फिर अधिकतम संख्या में लोगों के हित के लिए लगाया जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे मधुमक्खी का शहद को एकत्रित करना, जो सर्व समाज के उपयोग में काम आती है। दूसरा आप समझे दंड का, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझाइए। तो भैया 15 अधिकरणों में अभिकरणों में विभक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इन बातों की शिक्षा देता है, जैसे कर सिद्धांत, जैसे राजत्व का सिद्धांत। तो राजत्व का सिद्धांत वो बताता है कि भैया जो है वो राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के नजरिए से हुई है, जिसमें राजा को शीर्ष पर रखा गया है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो प्रजा के हित में काम करे। ठीक, इसे निरंकुश ना कहा जाए, इसे लोक परोपकारी कहा जाए। यह तो राजत्व का सिद्धांत। और कर का सिद्धांत आप समझ ही चुके हो कि कर की उगाई इस प्रकार किया जाए जैसे मधुमक्खी शहद को एकत्रित करती है और सबके जन के उपयोग में आए। तीसरा आपको समझना है इसके बाद में दंड का सिद्धांत। तो दंड कैसा हो, बहुत प्यारी बात कही है कौटिल्य ने कि दंड ऐसा हो जो अपराध के सम्यक हो। दंड अपराध के सम्यक होना चाहिए, ना तो किसी सामान्य अपराध पर अति दंड दिया जाए और ना किसी दुर्दांत अपराध पे अल्प दंड दिया जाए। ठीक, अगर आप सामान्य अपराध पे एक अति विशाल दंड देते हैं तो जनता में भय का माहौल होगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक चांटा मारूं और तुम जो है मुझे फांसी पे चढ़वा दो। ठीक, जैसे किसी ने किसी को एक मार दो, थप्पड़ मारा, राजा के पास शिकायत जाती है कि इसने थप्पड़ मारा, क्या काम, बिना काम, सर फांसी पे चढ़ा दो, मार दो। इसने झूठ बोला है, क्या करो, फांसी पे। तो आदमी जो है वो वैसे ही मरेगा। मतलब एक सामान्य पाप पर, एक अल्प पाप पर दुर्दांत अगर दंड होगा तो भी समाज में भय का माहौल होगा और समाज बिगड़ जाएगा। और एक भीषण पाप पर भी अगर आप कम दंड दोगे, जैसे मैंने किसी ने किसी का हाथ काट दिया और उसे दंड के रूप में आप क्या देते हो कि सिर्फ इसे 2 चांटे मार के छोड़ दो, इससे 10 रुपए का फाइन लेके इसे छोड़ दो, तो ये अल्प दंड है। तो उसने दंड का सिद्धांत क्या दिया कि सम्यक पाप पे सम्यक दंड दिया जाए, जिससे समाज में ना तो अराजकता फैले और ना जिसमें समाज में भय का माहौल फैले। दास का सिद्धांत भर के देता है कौटिल्य ने कि भैया 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। खरीदने वाला दास, या फिर पेट से ही मतलब किसी को खरीद लेना, या फिर आप किसी को सामान देके खरीद लेना, या फिर कृषि के आधार पे, या फिर लूटे हुए, या फिर युद्ध के बंदियों को दास बना लेना। तो 9 प्रकार के दासों का था। और मेगस्थनीज कहता है कि दास नाम की कोई चीज ही नहीं थी भारत में। 7 प्रकार से जातियां थी और बेहतरीन दार्शनिक, किसान, उदार वगैरह सब दास वास होते ही नहीं थे। तो दोनों में विवाद है। तो आप समझे कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभक्त है। 3 मोटी मोटी बातें लिखोगे, पढ़ने वाला ग्लैड। एक दंड वाली, एक कर वाली, एक राजत्व का सिद्धांत, और ये आप मोटी मोटी बात समझ चुके हैं। अब कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और एक मंडल सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत और बचते हैं। तो मंडल सिद्धांत तो क्या है भैया, मित्र का मित्र मित्र और मित्र का शत्रु शत्रु। ठीक, यही है बस घूम फिर के। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए तो वो मंडल बना के बताते हैं बहुत से लोग, लेकिन हम तो सीधे साधे लोग हैं, आप इतना ही समझे। मित्र का मित्र, ऑब्वियसली बात मित्र। ठीक, और मित्र का शत्रु, भैया मेरा भी शत्रु। ठीक, इसको माना जा सकता है। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र, मेरे शत्रु का अगर कोई शत्रु है तो मैं उससे जाके दोस्ती करूंगा, वो मेरा मित्र बनेगा।
ठीक इसी प्रकार से ऊपर नीचे 7 जमाएगा, लेकिन तुम 3 भी लिख दोगे तो तुम जन्नत में हो, तुम्हारी कॉपी सुपरस्टार है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत एथिक्स में भी आना है, और किस्मत खराब रही तो हिस्ट्री में तो आ ही जाए, हम बैठे हैं। सप्तांग मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र में सप्तांग का वर्णन किया गया है। शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंगों को राजत्व के 7 अंगों से मिलाने की कोशिश की गई है, प्रशासन के 7 अंगों से मिलाने की कोशिश की गई है। और सप्तांग का सिद्धांत इस प्रकार से है, जो है आपका सिर, मस्तिष्क, सिर, आंख, कान, मुख, उदर, जंघा मतलब पैर, भुजाएं। एक बार में याद होने वाली चीज है आंख। तो आंख से तुलना की जाती है आपकी देखना, आंख का मूल काम देखना है। और आपके अमात्य जो हैं, आपके तीर्थ जो हैं, आपके अधिकारी जो हैं, वो सब जगह निगरानी रखें, कहीं गलत काम ना हो जाए। मतलब आंख की जिम्मेदारी है, उसके अमात्यों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कहीं गलत काम ना हो जाए। कान उसके मित्र का समान व्यवहार करें, उसके मित्र हर जगह सुने, कोई बुराई तो नहीं कर रहा है राजा की, और कोई भलाई कर रहा है तो किन शब्दों में कर रहा है। तो जो कान है उसके मित्र के समान हो, ठीक। उसकी भुजाएं, उसका किला कैसा हो, मजबूत, उसकी भुजाओं के समान। उसका मुख कैसा हो, कोश के समान हमेशा भरा पूरा, क्योंकि अगर मुख खाली है, कोश खाली है, तो राजा का राजत्व, राजा का यश, राजा की प्रजा, ये सब चीज बिगड़ जाएंगी। ठीक। राजा किस प्रकार हो, तो राजा सिर के समान हो, मस्तक के समान हो। ठीक। तो इस प्रकार से शब्दों को जमाया गया। एक बार सुन ले, राजा आपका शीश रूपी है, अमात्य आपकी आंखें हैं, दुर्ग आपकी भुजाएं हैं, मजबूती है, कोश आपका मुख है, सेना आपके बल की तुलना की गई है सेना से, ठीक, फोर्स की तुलना की गई है, और इसे पूरा मस्तिष्क समझा गया है। ठीक। यहाँ पे युद्ध चलते रहते हैं। मित्र को कान बोला गया, और प्रजा को आपकी जनपद या प्रजा को आपके जो है वो उदर या जंगा, उदर या जंगा बोला गया, जंगा बोला गया, दुर्योधन वाली जंगा बोला गया है। तो आप इसको समझ चुके हैं, यही 7 इसके सप्तांग सिद्धांत है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट दूसरा बनता है, थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में भी जान लें, ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन तैयार हो ही जाए। मेगास्थनीज कहता है, सबसे पहले तो मेगास्थनीज के बारे में सर हम कुछ नहीं जानते, इंडी का जो भी बताएगी हम बताएंगे। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका एवं अन्य मौर्य साम्राज्य या मौर्य इतिहास से हमें मेगास्थनीज के विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। या फिर एक क्वेश्चन आया था शायद पाटलिपुत्र का, मेगास्थनीज ने किस प्रकार से पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है, तो वो आएगा जब हम देखेंगे उसको, उस पर बात करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। तो मेगास्थनीज ने जो है वो, मेगास्थनीज को क्या जानो, मतलब इंडिका को जानो। तो इंडिका में इसमें 7 प्रकार के समाज को बांटा गया है कि दार्शनिक हैं, किसान हैं, शिकारी हैं, शिल्पी हैं, योद्धा हैं और गुप्तचर हैं, और सभासद है। ठीक। तो याद आपको हो जाएगा, दार्शनिक सबसे ऊपर है और सभासद उसके साथ में बैठते थे। योद्धा लड़ने जाते थे, और शिकारी, तो योद्धा और शिकारी भी एक ही वैरायटी होती है। ठीक। योद्धाओं को भी लड़ना है, शिकारी को भी लड़ना है, दार्शनिक और सभासद साथ में बैठेंगे। तो भैया खाएगा कौन, खिलाएगा कौन? तो किसान का काम था खिलाना, और शिल्पियों का काम था बनाना। शिल्पी जो है वो बनाएंगे, और किसान सबको खिलाएंगे, और एक और बंदा बचता है जो है गुप्तचर। बस। अब आप समझ चुके हैं कि ये तो पूरा एक मैटर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को, अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार, और एक अपन को देखना है बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद में अशोक के अभिलेख, और एक मौर्य साम्राज्य का पतन। उसके बाद में कुछ 3-4 क्वेश्चन और जो है 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। 2 घंटे 3 घंटे तो मौर्य पढ़ना पड़ेगा यार। तो आता है आपका, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस किस प्रकार की युक्ति को अपनाया गया, या अशोक द्वारा किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। ठीक। मतलब बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, और आने की पूरी उम्मीद कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या उपाय अपनाए। तो सबसे पहला हम देखें कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया, और स्वयं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। उसने जैन धर्म स्वीकार किया था दादाजी ने, और उसका गुरु था भद्रभाऊ। ठीक है, भद्रभाऊ, जिन्होंने दक्षिण में, उसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर के गुरु रहते हैं भद्रबाहु, नीचे चले जाते हैं, और शपथ बेलगोला में उसे शपथ दिलवा देते हैं, और वो संलेखना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वर्तमान में संलेखना को आत्महत्या कहा जाता है। राजस्थान जयपुर हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। ऊपर वाले श्वेतांबर कहलाते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन 2 धर्म में विभाजन। पहली बौद्ध जैन संगति, ठीक इसी के टाइम। अब बौद्ध की, अब बिंदुसार तो वो तो अजीबक था, तो उसने तो गुफाओं में मतलब गुफाओं बनवाई थी, कर्ज सुदामा चौपार वगैरह गुफाओं में उसने आश्रय दिया लोगों को, मतलब उनको, ऋषियों को। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। कौटिल्य के प्रभाव के उपरांत ये जो है वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से कब 61वें उसके
61वें कलिंग युद्ध के टाइम बौद्ध धर्म। क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस प्रकार से हाथ पैर मारे या किस प्रकार से काम किए। तो हम जो जानते हैं हम कोशिश करते हैं बताने की, फिर आप समझना। तो आप क्या लिख ले, अशोक बौद्ध धर्म प्रचार, गोला बनाए अशोक बौद्ध धर्म प्रचार, इतना काम चलेगा। गोला बना ले, एरो बना ले 8 प्रकार के, 6 से 8 पॉइंट बनेंगे। सूरज कहते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले सबसे सरल बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तो पहले तो आप गोला में भर दो इन चीजों को, बस यही है। अब गमारों की तरह उसको लिखना चाहो तो वो लिख लें, लेकिन वो कम दिमाग वालों का काम है। तुम तो गोला बनाओ और पूरे नोट्स इस प्रकार बना के रख लो साला, और पूरा मटेरियल यहां पे और कागज में सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट। ठीक, और इसके अलावा भी अगर तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मैं नोट्स के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आपको पहुंचा दूंगा। सबका टेंशन खत्म, साले किसी के नोट्स खरीदना ही नहीं है इस बार। मैंने बहुत बोला इन कोचिंग वालों से कि भैया तुम्हारे नोट्स में जो हूं पढ़ा दूं, क्योंकि मेरी तो जो है वो हैंड रिटन नोट्स हैं और तुम्हारे डिजिटल नोट्स हैं। तो साले इन चोरों ने नोट्स नहीं दिए कि नहीं हमारे नोट्स से नहीं पढ़ा होगे। मैंने कहा ठीक है, किसी के नोट्स बुक जो मैंने बताई है वही, क्योंकि बुक की भी लोगों ने मना करी है सालों ने पढ़ाने की, नहीं पढ़ना है इनकी बुक से। और तुम्हारे पास जो है वही ले लो, नहीं मत लो किसी की अभी। ठीक, जो है उनसे पढ़ो, जो मैंने बताई है उनको लो, नहीं किसी की नहीं लेना है। कोई भी पब्लिकेशन हो साला नहीं लेना है किसी की। तो क्वेश्चन हमारा आता है दोबारा, तो सॉरी इस बात के लिए। क्या है, थोड़ा सा इंसान वाले गुण आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी मैंने बात सुनी थी कि गुस्सा जो है वो 3 प्रकार का होता है। महान लोगों का गुस्सा क्या होता है कि जैसे पानी में लकीर खींचना, कितनी देर ऐसे खींचा और दोबारा सही हो जाना। भाई मैं भी कोशिश करता हूं कि ऐसे ही करूं, 1 सेकंड के लिए आना और दोबारा नॉर्मल हो जाना, पानी में लकीर खींचना। इंसानों का थोड़ा सा गुस्सा होता है वो रेत पे लकीर खींचना। ठीक, तो हम भी हैं ऐसे भैया, रेत पे लकीर भी जो है वो एक निश्चित समय के बाद मिट जाती है, और पानी की लहर आती है तो उस रेत की लकीर को मिटा देती है। और एक होता है राक्षसों वाला गुस्सा। ठीक, राक्षस पिशाचों वाला, निशाचरों वाला गुस्सा, पत्थर पे लकीर खींचना, कभी भी ना मिटने वाला। तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन भगवान ऐसा कोई ना हो। तो हम तो यार हो सकता है कि पानी पे लकीर की तरह थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, लेकिन वो मिट जाता है तत्काल। तो आप टेंशन ना लें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। दोबारा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए क्या क्या अपनाया। तो पहला तो निकल के आता है तृतीय बौद्ध संगति। ठीक, कहां पे होती है, पाटलिपुत्र में। कौन, सभाकामी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, सभाकामी। दूसरा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजना, मतलब विदेशों में भेजे थे। ठीक, तीसरा, राजाश्रय प्रदान करना। ठीक, चौथा, स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार करना उपगुप्त के द्वारा। ठीक, पांचवा, स्तूप 84,000 स्तूप का निर्माण करना। ठीक, बहुत बड़ी बात। सांची का स्तूप उदाहरण में लिखेंगे हम, उदाहरण सांची का सबसे विशाल स्तूप। ठीक, हर चीज उदाहरण में चलती है हिस्ट्री के साथ, और पॉलिटी में आर्टिकल चलते हैं। ठीक है, तो ये याद करें बिल्कुल। इसके अलावा लुम्बिनी की यात्रा, बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा। ठीक, अपने शिलालेखों में, अपने स्तंभ लेखों में, अपने जो है रोड उसने जो लगवाई हैं उनमें बौद्ध धर्म के चिन्हों का प्रयोग करना, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन का या जीव जंतुओं का, तो उनमें भी बौद्ध धर्म की सामग्रियों को अंकित करना। ठीक, देख लेते हैं कुछ अगर बचा हो तो। सबसे पहले आपने समझ ही लिया है कि बौद्ध संगति का आयोजन कराएगा। ठीक, धर्म प्रचार के लिए भेजेगा, अभिलेख लगवाएगा जगह जगह, स्तूप का निर्माण करेगा 84,000, राजकीय संरक्षण देगा, स्वयं करेगा, लुम्बिनी की यात्रा, और एक और क्या है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति करना। ठीक, जिनका काम क्या था कि लोगों के आचरण को देखें। तो उसमें धम्म महापात्र में धम्म की वो देखते थे, लेकिन धम्म किस प्रकार देखे तो धर्म के आधार पर भी देखा जाता था कि ये लोग धार्मिक हैं कि नहीं। मतलब हम तो सिर्फ लिख देंगे कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति। सर 5वें शिलालेख में इसका वर्णन है, अभिलेख में, इसने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। तो ये चल जाएगा हमारा। तो आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सरल, पानी की तरह करना क्या है ऐसा और ऐसा ऐसा लिख लें। याद है आप सबको, इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगला इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि अशोक का अभिलेख या शिलालेख। अशोक के शिलालेखों का विवरण दे या अशोक के अभिलेखों का विवरण दे। तो अभिलेख का कॉन्सेप्ट क्या है भैया, कि अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार दर्शाने के लिए या अपनी राज आज्ञा का प्रचार प्रसार करने के लिए या अपने संदेशों को
प्रसारित करने के लिए जो है वो अभिलेख की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अशोक की ये नहीं थी, उसने दारा करके, दारा सेकंड करके एक यूनान का शासक हुआ है, उससे इन चीजों को ग्रहण किया है। और वर्तमान में हमने जो सिटीजन चार्टर वो इन अभिलेखों से ग्रहण किया है। इसी को कहते हैं IQIP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। सिटीजन चार्टर में आप अभिलेख का जिक्र अगर करते हो तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और अभिलेखों में जब आप सिटीजन चार्टर का जिक्र करते हो तो आपके नंबर बढ़ेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? IQIP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। समस्या बस ये है कि सुबह उसका लेक्चर मैं दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी थोड़ी सी बिजी स्थिति है अभी, लेकिन इसको पढ़ाना है, इसे सिखाना है। एक बार इसको और आप अगर सीख गए ना तो काम हो ही जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या था हमारा? अशोक के शिलालेखों का। तो अशोक के शिलालेख क्या है? तो अशोक ने अपने कथनों का, राजाज्ञाओं का, अपनी सीमाओं का प्रचार करने के लिए, स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रस्तरों के माध्यम से, रोड के माध्यम से या गुफाओं के माध्यम से अपने लेखों को स्थापित करवाया। ठीक, ये प्रस्तर के बने लेख होते थे जिन पर किसी विशेष भाषा में उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक, भाषाएं लिख देंगे हाल साल, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक, कोष्टक बना के लिख देंगे पढ़ने वाला जेम्स से, खोजने वाला क्या नाम था उसका, कैंथेलर, पादरी, ऐसा कुछ था ना, पोएट्री लूसेंट में लिखा हुआ है, जेम्स प्रेसे और कैंथेलर। ठीक, या फिर मैंने उल्टे बोल दिए, हो सकता है जेम्स प्रेसे पढ़ने वाला हो, ये खोजने वाला हो, ऐसा कुछ देख लेना। तो अशोक के शिलालेख, सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे शिलालेख होता क्या है। कि अशोक ने विशाल स्फटिक पर या पत्थरों पर जो है वो विशेष स्थानों पर कुछ उत्कीर्ण करवाया, कुछ विशेष उक्तियों को उत्कीर्ण कराया, जो अशोक के शिलालेख कहलाते हैं। ये विभिन्न भाषाओं में है, जिसमें ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी हैं। ठीक, ये विभिन्न विभिन्न स्थानों पर हैं, जैसे कंधार में होना, तक्षशिला में होना, भारत के विभिन्न स्थानों में होना। ठीक, इनको खोजने वाला व्यक्ति जेम्स प्रेसे, पढ़ने वाला व्यक्ति कैंथेलर। अवधारणा दारा शिको नहीं, सिर्फ दारा सेकंड, दारा द्वितीय से ली गई है। और क्या बचा? इनकी संख्याएं तो 7 तो इसके शिलालेख हैं। इसे समझें। इससे पहले शिलालेख मतलब कहीं पे पत्थर रखा हुआ है, उस पर मैं लिख के आ जाऊं। स्तंभ लेख मतलब मैं स्तंभ लगाऊं, मैं रोड को लगाऊं, अपना जो है खंभ बाबा, कौन सा वाला? विदिशा वाला। ये स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब पत्थर, स्तंभ मतलब डंडा, स्तंभ मतलब पोल, और पोल पे अगर मैं लिख के आ जाऊं तो वो स्तंभ लेख है। और प्रस्तर लेख या शिलालेख क्या है? पत्थर पे लिख के आ जाऊं। और गुहा लेख क्या है? गुफा, मतलब लेट के बढ़िया गुफा पे लिख के आ जाऊं। तो ये 3 प्रकार की चीजें इसने दी। शिलालेखों की संख्या है 14। जो बड़े बड़े पत्थरों पे इसने लिखा है वो कितने हैं? 14। और 13वां वाला ही वो है जो आपके कलिंग विजय की जानकारी देता है। आया समझ में? पहला वाला वो है जिसमें मनुष्य कहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। चौथे 90 वाले में धम्मे की बात करता है। 7वां इसका सबसे बड़ा छोटा है, यात्रा वगैरह। तो ये लूसेंट में दिए हैं, आप उठाओ वहां से और याद करो इसको, शॉर्ट नोट्स बनाओ बिल्कुल इसके छोटे छोटे। 7 इसके शिलालेख हैं, 14 इसके, 7 इसके शिलालेख मतलब 14 स्तंभ, 7 इसके स्तंभ लेख है और 14 इसके शिलालेख है। 7 स्तंभ लेख, 14 शिलालेख। और कुछ इसके गुफा लेख हैं। तो गुहा लेख से हमें मतलब नहीं है, उन पर टेंशन मतलब। और गुहा लेख कहाँ मिलेंगे? कर्ज, सुदामा, चौपार, वो वाली गुफाओं में गुफा लेख है। छोड़ो उन बात को। शिलालेख पूरे के पूरे लूसेंट में दिए, एक अक्षर में याद कर लो उन्हें। पहला, दूसरा, 5वें में धम्मा पात्रों की नियुक्ति है। 6वां 7वां उसका विशाल है और यात्राओं के बारे में देता है। 9वां उसका 11वां उसका। तो एक लाइन में से याद कर लो, मेंस में भी आवश्यकता पड़ेगी, प्री में भी। और इसके 7 इसके क्या है? कुछ स्तंभ लेख हैं जिनमें वो लघु भी हैं और कुछ बृहत भी है। लघु बृहत छोड़ो, 7 स्तंभ लेख। तो कौन से हैं? दिल्ली से टोपरा, फिरोज शाह तुगलक। मेरठ से दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक पढ़े हैं। ये वाले कौन से हैं? तो ये आपके सबसे पहले अशोक ही स्तंभ करवाता है स्थापित। कहां पे? प्रयाग में। प्रयाग बोले तो इलाहाबाद। और उसी पे फिर समुद्रगुप्त कुछ लिख के चला जाता है, जैसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। लिखता कौन है? हरिसेन। ठीक, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त के दरबार का एक कवि था, दार्शनिक था। उसने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। कहां पे लिखा है? प्रयाग में, इलाहाबाद में। जो स्तंभ जो आपका अभिलेख था, किसका था? अशोक का था। अशोक ने लगवाया था, खाली जगह पड़ी थी, इसने लिख दिया। इसी में फिर कौन उंगली करने वाला है? इसी में फिर अकबर उंगली करने वाला है।
जब अकबर का शासन आएगा तो वो भी जो है वो इलाहाबाद में ही कुछ 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 वो लिखवा देगा। ठीक, तो आप समझ गए, संख्याएं मैंने बताई दी हैं आपको, और मैटर आप समझ चुके हैं। हिंसा, पशु बलि, धर्मा पात्रों की यही चीजें हैं। जेम्स प्रिस्सेप हो गया, ठीक है। और ये शिलालेखों में गुर्जरा वगैरह में, दतिया वगैरह में उसके नाम वाम की जानकारी मिलती है, वो वाली इन्फॉर्मेशन भी डाली जा सकती है, लूसेंट में दी हुई है। ठीक, अब क्या बन सकता है इससे, तो अब हम इसके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मौर्य वंश के पतन, क्या मौर्य वंश के पतन के कारण, सर इतना महान था तो पतन क्यों हुआ, इतना विशाल था, इतना महान था, इतना बैल था, तो फिर ऐसी क्या स्थिति थी कि इसका पतन हुआ। तो हर व्यक्ति के पतन के, हर साम्राज्य के पतन के, हर परिवार के पतन के मुख्य जो कारण है वही इसके पतन के कारण है। सबसे पहले तो जो है वो विशाल साम्राज्य, ये पॉजिटिव है, लेकिन विशाल साम्राज्य होने के कारण निगरानी रख पाना। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी, परिवार में भी और दुनिया में भी और साम्राज्य में भी। विशाल साम्राज्य तो लिखेंगे उसके बाद में डिफाइन करके कि विशाल साम्राज्य जिसकी सीमाएं विस्तारित थीं और राजाओं के द्वारा पूर्ण निगरानी नहीं रखी जा सकी। दूसरी बात, अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य की तरह योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे जो पूरे साम्राज्य को नियंत्रित और केंद्रित कर सकते, अर्थात पतन होगा। तीसरी बात, आक्रमण, किनका, उत्तर मुगल काल में जो आते हैं ना आपके बंदे, उनका आक्रमण, तो आपका यूनानियों का आक्रमण, यूनानियों ने भी इनके पीठ में छुरा खोपने का काम किया, और यूनानियों का आक्रमण। चौथा, अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति अहिंसा पर आधारित था, उसने युद्ध को निषेध कर रखा था, और हथियारों के बिना किसी भी साम्राज्य की रक्षा कर पाना लंबे समय तक मुमकिन नहीं है। चौथा, ब्राह्मणों का पुनः उत्थान, ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं वाला शब्द मत लिखना, ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया और ब्राह्मणों ने पुनः उत्थान किया, और धर्म का भी उन्होंने जो है पुनः विकास किया, और जो है इस वंश को, मतलब ब्राह्मणों की इनसे द्वेषपूर्ण नीति या ब्राह्मणों का योगदान, कुछ भी एक हेडिंग दे सकते हैं। विशाल साम्राज्य, अयोग्य उत्तराधिकारी, अहिंसावादी नीति, ब्राह्मणों का धर्म उत्थान, यूनानी आक्रमण, आर्थिक दुर्बलता नॉर्मल बात है, सैन्य दुर्बलता नॉर्मल बात है, ये सब किसी के पतन के कारण है। सेना का नियंत्रित न होना, आर्थिक दुर्बलता हो जाना, अयोग्य उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, आक्रमण। हमारे भारत के अंग्रेजों का आक्रमण हम सब तो पढ़ते तो हैं, ये सब चीजें लिख देंगे आप, लेकिन इस पूरे प्रश्न को लिखने के बाद भी अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको नंबर मिलेंगे 2। कितने? 2। उसका कारण क्यों है? क्योंकि इस प्रश्न में आपने रेफरेंस नहीं दिए हैं, हमको देना पड़ेगा रेफरेंस। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि पहले तो आप एक इसको गोला बना लें, वरना कुछ गोला ही बना लें, उसमें लिखें अयोग्य उत्तराधिकारी, सूरज बना लें, अयोग्य उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, अशोक की धम्म नीति, ब्राह्मणों का उदय, यूनानियों का आक्रमण, आर्थिक दुर्बलता, सैन्य अनियंत्रण। नीचे लिखे नंबर 1, रोमिला थापर क्या कहती हैं? प्रशासनिक दुर्बलता। रोमिला थापर मैडम क्या कहती हैं? प्रशासनिक दुर्बलता। हरि प्रसाद शास्त्री पंडित जी ये क्या कहते हैं? धार्मिक नीति। ठीक, धार्मिक नीति दोनों, एक तो अशोक की धार्मिक नीति अहिंसावादी और ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान। दूसरा बंदा है आपका डीडी कोशाम्बी, ये कहता है क्या? आपका अर्थव्यवस्था। क्या कहता है? गिरती अर्थव्यवस्था। और चौथा है आपका हेमचंद्र चौधरी, तो चौधरी जी कहते हैं अहिंसा। ठीक, चारों नाम आपको याद हो चुके हैं। सबसे पहले रोमिला थापर मैडम कहती हैं अकुशल प्रशासन, डीडी कोशाम्बी आपका कहता है गिरती अर्थव्यवस्था, आपका हरिविलास शास्त्री पंडित जी आपके क्या कहते हैं? धार्मिक नीति, और अहिंसा की बात कौन करता है? हेमचंद्र चौधरी। तो आप इस बात को भी समझ चुके हैं। ठीक, तो अब इसके बेहतरीन सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक बार मैं देख लूं अगर कुछ बचा हो तो। पतन हो चुका है और मेगास्थनीज हो चुका है। मौर्यकालीन भाषा साहित्य, तो भाषा साहित्य जो है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे आप पूरा समझ सकते हैं कि अशोक मौर्यकालीन वृत्तांत की जानकारी आपको किस प्रकार मिलती है, या मौर्य इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है। तो हम जमाएंगे इस पेज को कि भैया कुछ तो स्थापत्य, कुछ भौतिक उपकरण मिले हैं हमें, कुछ भौतिक साक्ष्य मिले हैं, और कुछ हमें साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं। साहित्य में लिखेंगे ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मणों के संबंधित या पुराण, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में दीपवंश महावंश, जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, और ब्राह्मण पुराण में वायु पुराण वगैरह अन्य पुराण, और भी अन्य ब्राह्मणों में बहुत सारी चीजें। इधर आप लिखेंगे साक्ष्य में जैसे अभिलेख, कोई अभिलेख शिलालेख एक ही बात, स्तूप, गुफाएं,
मुद्रा, पड़ मुद्रा चलती थी उस टाइम, मुद्रा है। और ये तो आपको पता ही है, अभिलेख सांची माची वाले, स्तूप सांची माची वाले, अभिलेख इधर उधर वाले आपके कितने गुर्जर दतिया मतिया सबके लिख देना। और एक और क्या बताया था मैंने, गुफाएं वो वाली आपको पता ही है, कर्जे सुदामा चौपाल। तो ये आपका एक क्वेश्चन उतर गया आएगा ऐसा ही, ठीक, अगर आया तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और साहित्य में हम लिख सकते हैं फिर इसके वहीं पे गोला बना के, किसकी 4 प्रकार की भाषा चलती थी, ग्रीक लिपि इसकी जो ब्राह्मी खरोष्टी अरमाई ग्रीक थी, पाली भाषा चलती थी इस टाइम, ठीक है। और बुकों के नाम जरूर लिख देना, साहित्य इत्तर कौन कौन सी, चंद्रगुप्त मौर्य की कौटिल्य और मेगस्थनीज की इंडिका, बाकी तो जैन बौद्ध साहित्य नहीं। तो जनभाषा, ठीक, हमने वो पढ़ लिया क्या, अभिलेख। अभिलेख की हम बात कर रहे थे, अभिलेख भी क्वेश्चन हमने किया था लेकिन छूट गया था, पता नहीं बीच में मैंने बोला ना बोला। कि अभिलेख को लिखने का उद्देश्य क्या था कि राज्य की सीमा निर्धारित हो जाए और उसका राज आज्ञा का प्रचार हो जाए या प्रसार हो जाए, ठीक, और उसे किसी प्रकार का संदेश स्थापित करना हो या साम्राज्य विस्तार की कोई घोषणा करना हो या युद्ध की या फिर धर्म प्रचार की कोई घोषणा करना हो तो उसके संबंध में। और इसी धारणा को अपनाया है हमारे सिटीजन चार्टर वालों ने, सिटीजन मध्य प्रदेश सरकार ने, जो उस पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कार्यालय के बाहर अंकित कर देती है, जिससे सामान्य जन को पता चले कि अधिकारी किस किस प्रकार के कार्यों को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। यही हमारा ई गवर्नेंस का एक बेहद तरीका बनेगा, तो करेंगे हम सब चीजें करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ की विशेषता है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ की विशेषता मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको व्यक्तिगत जीवन में सबसे अधिक किसने प्रभावित किया। तो लिखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर जो आप लिखना चाहें। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अशोक और अकबर इन दोनों में से आपको किसने अधिक प्रभावित किया, ठीक, अशोक और अकबर इन दोनों में से आपको सबसे अधिक किसने प्रभावित किया। अगर आप अशोक बोलते हो तो भी वो आपके मजे लेने वाले थे, और आप अगर अकबर बोलते हो तो भी वो आपके मजे लेने वाले थे। आपको एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करना था जिसकी वजह से वो आपसे संतुष्ट हो सके। तो आप तो कमेंट में बताने ही वाले हैं मुझे कि सर हम तो अकबर से प्रभावित हैं, नहीं तो हम तो अशोक से प्रभावित थे। लेकिन जो आंसर एक्चुअल में निकल के आता है, जो बुक वाले बताते हैं, जो मैंने सुना फिर मैंने पढ़ा, तो शानदार व्यक्ति बोलता है कि सर जो हूं मैं सबसे ज्यादा अशोक से प्रभावित हूं। तो क्वेश्चन दूसरा आता है कि अकबर से प्रभावित क्यों नहीं है, कि सर मैं अशोक से प्रभावित हूं। और माफी चाहूंगा, मैं इसके संबंध में कुछ तर्क देना चाहूंगा कि सर जो है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को अपनाया गया है, अर्थात तो स्वयं भारत सरकार और हमारा राष्ट्र कहीं ना कहीं अशोक के स्तंभों पर, अशोक के पद चिन्हों पर, अशोक की धरोहर को स्वीकार करता है और उनको राज्य की धरोहर के रूप में मानता है और उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करता है, उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थापित करता है। जैसे सिक्कों पर अशोक स्तंभ का बना जाना, जैसे नोटों पर अशोक स्तंभ का बनाया जाना, जैसे हमारे अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर, यहाँ पे पुलिस की वर्दी में अशोक स्तंभ का लगाया जाना, ठीक, तो और हमारे जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को स्वीकार करना, 32 तीलियों को स्वीकार करना। तो सर मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्र ने अगर इन तथ्यों को स्वीकार किया है, इन सबूतों को स्वीकार किया है, तो सर मैं अपनी भावना पूरी राष्ट्र के प्रति जो है वो समर्पित करता हूं। और मैं मानता हूं कि अकबर और अशोक में से अगर मुझे चुनना हो, दोनों महान शासकों में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो, तो मैं प्राथमिकता के रूप में अशोक को चुनूंगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन। और जो है इस प्रकार से आप इस उत्तर को जमा सकते हैं। और हमने इसकी बात क्योंकि हमारे सामने आ चुका है सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ का स्तंभ जो है देख लेते हैं एक सेकंड में। स्वतंत्रता के उपरांत प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार सिर्फ मौर्य काल की स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। और वर्तमान में ये कहां पे है, तो सारनाथ में। सारनाथ यूपी की एक जगह है। इस स्तंभ में 4 सजीव सिंह का चित्र मुद्रण किया गया है। 4 कयाल वाले बेहतरीन से शेर चारों दिशाओं का अंकित करते हैं और उनके नीचे फिर 32 तीलियों का एक चक्र है और उसके पास में हाथी घोड़े टाइप की जीव जंतुओं की आकृति बनाई गई है। हाथी घोड़े गेंडे बेल वगैरह ये बताते हैं कि उसकी सहिष्णुता को दर्शाते हैं। इसमें जैन बौद्ध और हिंदू सबके पवित्र देवी देवताओं के वाहनों को दर्शाया गया है। 32 तीलियां लगातार ब्रह्मांड की ऊर्जा को चक्रायमान करने को दर्शाती हैं और सिंह जो है वो शौर्य का प्रतीक है जिनकी कयाल लहरा रही है। तो ये उस काल में स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है और धार्मिक प्रचार का भी अद्भुत नमूना है। इसलिए भारत सरकार ने उसको अपनाया है। यही बातें कहने वाला है पूरी। ठीक, तना हुआ शरीर और नीचे जो है वो कौन कौन से हैं, 4 पशु हैं जिसमें सिंह, हाथी, बेल,
अश्व और चक्र है। विशेषताएं इसकी क्या निकल के आती हैं कि पर्यटन के रूप में सबसे बेहतरीन, तो पर्यटन इसने बढ़ावा दिया है। ठीक, पॉलिस बेहतरीन है जो अभी तक नहीं गई है, चमक अभी भी है, हिंदू जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अशोक की शक्ति का प्रदर्शन करता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया है, यूनानी मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। तो ये इसका क्वेश्चन निकल के आता है पूरा। ठीक, अशोक के अभिलेखों का विवरण हम कर ही चुके हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य आपने पढ़ी दिया है। प्रांतीय शासन व्यवस्था, तो अब एक सामान्य सा क्वेश्चन बनता है, इसको और पढ़ें और इस पूरी यूनिट को आप खत्म करें। और जो है वो मेरा एक विशाल काम, इसके साथ एक जिम्मेदारीपूर्ण काम मेरा होता भी है। अब ये निकल के आता है कि सर जो किताब वालों ने दिया है, जो नोट्स में दिया है, जो कभी नहीं पूछेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया है कि भैया पहली से और 10वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, पूछना उन्हें अलग ही है, लेकिन उन्होंने दिया है वो। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया सामाजिक स्थिति एक्चुअल में क्या थी, आर्थिक स्थिति एक्चुअल में क्या थी, और धार्मिक स्थिति एक्चुअल में क्या थी। इसके साथ न्याय करने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो मैं 1 मिनट अपने नोट्स को भी खोल लेता हूँ सामने, और मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट ही देता हूँ जिससे आपका जीवन भर में क्वेश्चन जो है वो कभी गलत ना हो। कभी भी अगर बात आए धार्मिक स्थिति की, कोई सा भी वंश हो, सिंधु घाटी हो, मौर्य हो, गुप्त हो, कुषाण हो, हर्षवर्धन हो, मुगल हो, जो भी हो, धर्म के कुछ आधार ही हैं, ये सब में आना है। जैसे प्रकृति की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, जीव जंतुओं की, प्रकृति में जीव जंतु पेड़ आ गए, अंधविश्वास को मानते थे या नहीं मानते थे। ठीक, ताबीज माबीज की बात थी। दूसरी अपन और अगर बात करें, प्रकृति पूजा, अंधविश्वास, चिन्ह, टोटम, चिन्ह या प्रतीकों का आधार मानते थे या नहीं मानते थे। यज्ञ, हवन, वेदी, बलि, इन बातों में विश्वास था या नहीं। और धार्मिक साहित्य, तो ये धर्म है। बस इन्हीं बातों को घुमाना फिराना है, सिंधु से लेकर आखिरी में पूरे भारत तक। इसकी हम अगर धार्मिक विशेषता की बात करें तो क्या है कि मौर्य वंश जो है अपने विशाल साम्राज्य के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं और तीनों ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रारंभिक समय में एक हिंदू धर्म को अनुसरण करता है, लेकिन वे अंत में जैन गुरु उपगुप्त से श्रवण बेलगोला में जैन धर्म की शिक्षा लेता है और संलेखन विधि द्वारा अपने प्राणों का समर्पण करता है। भद्रसाद या फिर आपका बिंदुसार, ये अजीवक संप्रदाय का अनुसरण करता है और कर्ज सुदामा चौपार गुफाओं में अजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराता है पहाड़ों पे। अशोक प्रारंभ में हिंदू धर्म का अनुयायी अशोक कलिंग विजय के उपरांत क्षुभित होता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। उपगुप्त से दीक्षा लेता है और न सिर्फ उसे स्वीकार करता है बल्कि प्रचार के लिए भी अनेक कार्य करता है, जैसे कि अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजना, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराना। धार्मिक स्थिति फॉर मौर्य काल, क्वेश्चन खत्म। सामाजिक स्थिति, समाज का आधार, समाज बिल्कुल सिंधु से लेकर आखिरी बिंदु तक समाज में सबसे पहले देखी जाती है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्णों में विभक्त था, क्षत्रिय, वैष्णव मतलब ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। हर समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ठीक, कर्म के आधार पे हो या जाति के आधार पे हो, लेकिन हर समाज 4 वर्णों में विभक्त। दूसरी बात, कभी कभी आता है परिवार भी, क्योंकि उनमें परिवार मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक वाला मैटर था। यहाँ तो सब पिता चलने लगे थे, लेकिन परिवार को छोड़ें, आप इग्नोर करें। आप से किसको पकड़ें? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बाद आता है सबसे ज्यादा काम की लाइन, महिलाओं की स्थिति। इसको बिल्कुल आप गांठ बांध लो। ये आप सब नोट्स बना रहे हो, आप सब गोला बना लो, लिख लो। ठीक, बेहतरीन, पूरा सब यहाँ पे चलेगा। उस पेज को आप एक बार बना लो, 10 बार पढ़ लो, फिर उस पेज को रख दो। फिर कोई पूछे कि क्या, कि वर्ण व्यवस्था, फिर आप सुनोगे क्या 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 वर्ण व्यवस्था कौन की, कि सर महिलाओं की। ठीक है, मात्र सत्तात्मक परिवार था, महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी, समाज 4 प्रकार से कर्म के आधार पर विभाजित था, और समाज में आर्थिक स्थिति उन्नत, मतलब बताएंगे ना कि समाज में तो सब आ जाता है ना। आर्थिक रूप से शहरीकरण था, उन्नत स्थिति थी, धार्मिक रूप से जादू टोना किया जाता था, यही बस चलेगा, 100% चलेगा। ठीक, अपन आर्थिक भी बात करेंगे, पर पहले अपन धार्मिक कर चुके हैं, सामाजिक की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक में क्या आया? ये सर वर्ण व्यवस्था, हाँ सर वर्ण व्यवस्था थी। महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति सर सामान्य थी, सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। और रूप जीवा,
मतलब जो है देह व्यापार करने वाली स्त्रियां, इनसे विशेष कर भी लिया जाता था और ये थी भी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 50 जगह इनका उल्लेख है कि ये किस प्रकार से जो है वो दूसरे राजाओं की खबर ला लाकर क्षेत्र में देती थी। रूपजीवा, देह का व्यापार करने वाली स्त्रियां। तो हाँ, मतलब इनसे जो थी ये थी। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, मतलब सती प्रथा नहीं था, लेकिन रूपजीवाओं का उल्लेख है, मतलब ये थी। दास प्रथा, तो हाँ सर, दास प्रथा थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि दास प्रथा थी, 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। और मेगास्थनीज की इंडिका कहती है दास प्रथा नहीं थी, वो विवाह की पद्धति। तो वही 8 प्रकार के विवाह चलते थे, 4 राक्षसों वाले और 4 इंसानों वाले। ठीक, यही सब में चलेगी। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम निकाल लेंगे थोड़ा बहुत। अब इसके बाद आता है आपका आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति के वही 5 काम: कृषि, व्यापार, कृषि, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा, उसके बाद में आपका उद्योग। ठीक, यही है बस। कृषि तो हाँ भैया, कृषि उन्नत थी, कर लिए जाते थे कृषि से। इसमें मैंने लिखा भी है, कृषि से धान की फसल को अच्छा माना जाता था, गन्ने की फसल को निकृष्ट माना जाता था। हेमन, ग्रीष्म, केदार करके कृषि पद्धति, तो याद ना रखना पाना है इसको। व्यापार जो है वो उत्कृष्ट था, बाहरी व्यापार भी था, आंतरिक व्यापार भी था। मुद्रा चलती थी, लक्षणा अध्यक्ष करके जो बंदा होता था वो टकसाल का प्रमुख होता था, मिंट का, और पर्ण नामक मुद्रा चलती थी। ठीक, वो मार्ग, तो जीटी रोड इनकी टाइम बना है। जीटी रोड का कॉन्सेप्ट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले उस जीटी को बनवाया, शेरशाह सूरी ने उसको बनवाया, और फिर बाद में हमारा मेटकॉफ उसको बाद में, ओकलैंड उसको नाम दे देता है जीटी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो आमार, सोनार, बांग्ला, सोनार से लेके आपका पेशावर उधर टिकाया सीधा, और फिर शेरशाह सूरी ने भी वही कर दिया उसको ही। और फिर जो है वो आपका कौन, ओकलैंड, उसको जो है वो एक्चुअल नाम दे देता है। तो ये इसकी कहानी है। उद्योग वगैरह सब थे। सार्तवाह, उद्योगों का एक अध्यक्ष हुआ करता था जिसे सार्तवाह कहा जाता है। अगर पीएससी 18 किसी ने 17 किसी ने दिया हो तो उसे क्वेश्चन याद होगा, सबका गलत हुआ था उस टाइम। तो सार्तवाह इसी यहीं से आया था। अगला आपका क्या आता है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है खत्म। इसी के साथ ही हमारा मौर्य साम्राज्य होता है खत्म। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपका मौर्य साम्राज्य खत्म है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका मौर्य साम्राज्य खत्म है। और वरना फिर ये सिर्फ मेरा रिवीजन है, अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पोटेंशियल दे दूं, या थोड़ा सा आपको जो है वो मोटिवेट कर देता हूं, ताकि आप डूब जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। देखो, अब आप सोचो कि मैं दोबारा उन्हीं बातों पे वीडियो बनाऊं कि सर ये किताब ये ले लो, वो ले लो, ये फालतू के काम तो आप जानते हो मैं करता नहीं हूं। किताबों को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू कर दें। जिसके पास जो किताब है उससे पढ़ेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आसपास में बुक है तो किताब ले लो, बिल्कुल छोड़ो किसी के भरोसे। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। तुम सोचो, दीपावली पे कपड़े लेने जाते हो? हाँ जाते हैं। होली पे रंग लेने जाते हैं? हाँ जाते हैं। राखी पे राखी लेने जाते हैं? हाँ। पटाखे लेने जाते हैं? किताब भी उसी प्रकार है भैया। अगर तुम घर से 5,000 रुपए लेके 3,000 रुपए लेके जाते हो और ये इतनी सारी किताब खरीद के लाते हो तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। भविष्य किसका बनेगा? तुम्हारा बनेगा। क्या मैं मंगवा रहा हूं किताबें, कि भिखवा रहा हूं किताबें? तो किससे पढ़ोगे? मैं बार बार ऐसे लेक्चर लूंगा बैठकर, मैं बोलूंगा कि पेज नंबर ये खोलो, पेज नंबर वो खोलो, क्या करोगे? बार बार पीडीएफ। याचक और जो रहता है, याचक कभी राजा बना है क्या? मांग मांग के काम चला पाओगे क्या? अधिकारी बनना है और वही हर बार के सर ये दिक्कत, मैसेजों की झड़ी लगा दी, फालतू के मैसेज, इतने बड़े बड़े मैसेज। मैं वैसे ही नहीं पढ़ता हूं मैसेज, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वाले पढ़ता हूं मैं। यूट्यूब पे आप कुछ भी पूछो, अगर आपकी बात लॉजिकल है तो आपको आंसर मिलेगा। उस वाले क्वेश्चनों को फालतू साले इतने ग्रुप में इकट्ठे कर दिए, दिन भर मोबाइल टू टाटी उसमें पागल हो रखा है वो। यूट्यूब पे मैसेज करो, कैसा भी मैसेज करो, उसके आंसर मिलेंगे, बेहतरीन बात करेंगे। और उस बंदे को मैं फोन भी लगा दूंगा अगर यूट्यूब पे वो अच्छी बात करेगा तो। व्हाट्सएप वाले हटाओ, सब बकवास है बिल्कुल, फालतू का टाइम पर बात पास होता है उसमें। टेलीग्राम पे मैसेज करो, वो फ्री पढ़ने वाला मटेरियल, क्योंकि उस पर किताबें भी आती जाती रहती हैं। व्हाट्सएप बिल्कुल मोबाइल से हटाने वाले हैं थोड़े दिन बाद, बिल्कुल अभी हटाओ उसको टेलीग्राम पे। और यूट्यूब के ही मैसेज का रिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप उसमें कम लिखते हो और मैं तो बिल्कुल कम लिखता हूँ। टी का मतलब ठीक और एच का मतलब हाँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी। तो दिक्कत क्या है, देखो पढ़ने का सार इस बात का इसलिए है कि अगर आप पढ़ते हो तो ये आपकी स्थिति को बदलने वाली बात, या आपकी लाइन को बदलने वाली बात, या आपकी सोच को बदलने वाली बात है। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले बात है, मेरी सिस्टर एसआई है और उसके विभाग के लिए जो है वो लड़का देखने आता है। लड़का बिजनेस करता था, लेकिन
अब हमारी सिस्टर की शादी हुई है, जो एसआई है बंदा, जीजा जी हमारे एसआई है ग्वालियर में, वो भी ग्वालियर में है एसआई बंदा। उसे देखने आता है, बिजनेस करता है वो बंदा। तो सिस्टर हमारी ग्वालियर में उस टाइम पता नहीं क्या ईद का जुलूस था या शिवरात्रि का जुलूस था, उस जुलूस से वो आती है और वो वर्दी में रहती है और पसीने में पूरी बिल्कुल, और जो है वो उसका वॉकी टॉकी क्या बोलते हैं पुलिस का, वायरलेस वो चालू रहता है और उस पर चलता रहता है कि यहाँ से रैली निकल चुकी है, ऐसे आवाज करता रहता है, वो चालू रहता है। वो कम से कम 1 घंटे लेट आती है, लेकिन वो जो है वो बैठे रहते हैं, हम सब बैठे रहते हैं कि यार वो आएगी, उसे देखना है, ये वो बातें करते रहते हैं। वो आती है पूरा पसीना और जो है बड़ा परेशान होकर, और वो जो है वो जल्दी से अपने वॉकी टॉकी को रखती है, नमस्कार करती है, अरे कि सर वो वहाँ पे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं लेट हुई, उसमें विनम्रता से बात करती है उनसे। और वो तो लोग लेट थे ही वैसे भी, अरे कि कोई बात नहीं बेटा, जो है वो तो होना रहता है, और वो आप तो पुलिस की नौकरी है आपकी, ऐसा। वो चाबी वगैरह रखती है वो अपनी, बात निकाल के वहां से वॉकी टॉकी को मंदा करके, उसके वायरलेस को मंदा करके रख जाती है, और वो सारे सामान रख के जाती है, और जल्दी से जो है वो अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आती है और चाय लेके उनको देती है, वो 2 सेकंड बात करके अंदर चली जाती है। तो उस टाइम मुझे देख के इन सारी बातों को एक अचरज सा लगता है, अचंबा सा लगता है कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। ये प्रभाव है सिर्फ और सिर्फ नौकरी का। नौकरी थी तो वो उस कारण लेट भी आई तो भी उनको स्वीकार रहा, वो जिस भी भेष में आई उनको स्वीकार रहा। उसके बाद वो 2 मिनट की फॉर्मेलिटी करने के लिए उनको चाय देने आती है, उनको स्वीकार रहा। उसके बाद में वो हाँ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कितनी कारणों से, या फिर उस समय की जो भी बात रही हो, अब आप सोचो कि ये एसआई की स्थिति है। एसआई बनने के बाद समाज आपको इस प्रकार स्वीकार करता है, और हम तो डीएसपी के सपने देखते हैं यार। साला आग लग जाना चाहिए, ये उंगलियां सूज जाना चाहिए लिख लिख के, ये आंखों के नीचे गड्ढे आ जाना चाहिए पढ़ पढ़ के, अगर तुम इंसान हो तो अब सारी चीजें छोड़ने वाले हैं हम, सिर्फ पढ़ाई में और तुम। इन फालतू की बातों के साथ हम इस पूरे सेशन को खत्म करते हैं, और वही अंतिम बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ये लाइन है आरजे कार्तिक की। तो हम मिलते हैं दोबारा, और ये वीडियो शेयर इसलिए करो ताकि और भी एक पूरी मंडली हमारी बन पाए, ताकि बाद में किसी को दुख ना हो। एक मैसेज आया था कि सर 10 मिनट पहले आप, मतलब 10 दिन पहले आपकी वीडियो, 1 दिन पहले 24 को आपकी वीडियो देख लेता तो वो 8 नंबर बढ़ जाते पेपर सोल्विंग मेथड से। तो थोड़ा सा लोगों को बढ़ाओ ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ पाए। तो मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।